वर्षा भी शुरू हो गई। यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश अभी अभी शुरू हुई है, और मौसम की शायद पहली इतनी जोरों की बारिश। तो बड़ी अच्छी बात है कि बारिश की बात करते समय बारिश भी आ गई हमारे साथ। तो वैसे कहा जाता है कि ये साल का ऐसा समय होता है कि जब बीमारियां सबसे अधिक होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे कम होती है इस समय में, धूप मिलती नहीं है, सब जगह पर नमी बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर के होने के कारण रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु वगैरह के पनपने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। हमारी जठराग्नि भी मंद हो जाती है, पाचन इतना ठीक से होता नहीं है, और यही सारे कारण होते हैं कि इस ऋतु में बीमार पड़ने की संभावना कदाचित पूरे वर्ष में सर्वाधिक होती है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और आज हम सब लोग जानते हैं कि एक और बड़ी चीज होने वाली है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर की बातें चल रही है। अब सही में लहर थी या बनाई गई थी या खड़ी की गई थी, ये तो अलग बात है। लेकिन तीसरी लहर के नाम पे बहुत सारा कुछ हो सकता है, जिसके पीछे काफी सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं, काफी सारे इकोनॉमिक एंगल्स भी हैं। लेकिन हम उस समय में डर ना जाए, और डर के छोटी छोटी गड़बड़ी के कारण हम परेशान ना हो जाए, और फंस ना जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ध्यान दें, एक सही प्रकार का जीवन जिए, और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने का अर्थ केवल बीमार ना पड़ना नहीं होता। स्वास्थ्य जो है वो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है। और ये सभी मोर्चों पे ऊपर यदि हम स्वस्थ हैं, तभी जाकर के उस स्वास्थ्य को सही मायने में समझा जा सकता है। तो एक छोटी सी प्रार्थना यहाँ पर करके हम अपनी बात की, अपनी गोष्ठी की शुरुआत करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग खुश रहे, सभी लोग सुखी रहे, कोई भी कभी बीमार ना हो, किसी के भी भाग्य में कभी भी दुख ना हो। ये एक पवित्र प्रार्थना के साथ आज की बात की हम शुरुआत करते हैं। परिचय में ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए, हम में से अधिकांश लोग हमारे साथी, हमारे मित्र अमित भाई को जानते हैं, कि जिन्होंने पिछले 10 12 15 वर्षों से आयुर्वेद का अध्ययन किया है, और अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, और जिन जिन लोगों के साथ उनका संपर्क होता है, उन सभी को स्वास्थ्य के संबंधित सलाह देते हैं। और छोटी से लेकर बड़ी, कफ से लेकर कैंसर तक की कई सारी बीमारियों को ठीक भी कर चुके हैं। और जोर उनका अधिकतम जोर इसके ऊपर रहता है कि रसोई घर के मसालों के द्वारा ही आपको ठीक होने की जो है उसकी तरकीबें दिखाई जाए। यदि उससे संभव ना हो, तभी जाकर के आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया जाए, और बीमारी से ठीक होने से ज्यादा जोर इस बात के ऊपर दिया जाए कि बीमार ही ना पड़ा जाए। तो खैर, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले जब बात होगी, तब यदि हम में से किसी के मन में कोई सवाल है तो हम उसे कागज के ऊपर लिख ले एक बार। और जब हमारा पूरा सेशन खत्म होने को आएगा, हो सकता है कि आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब ऑलरेडी आने वाला है। तो हम बीच में अगर बहुत इंपॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं है तो नहीं टोकेंगे, पहले एक बार हम पूरी बात सुन ले। और फिर जब हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, कुछ सवालों के जवाब हमें पूछने हैं, तो फिर बेझिझक हम हमारे सारे सवालों को पूछ सकते हैं। अभी बात को शुरू करेंगे, और मैं अभी अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। अमित भाई अपने को अनम्यूट करें, और बाकी सभी लोग अभी अपने को म्यूट रखेंगे। जब हमें बात करनी होगी तो अनम्यूट कर लेंगे। सबको नमस्कार और वर्षा ऋतु की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। बारिश आ गई है और आज टॉपिक भी हमारा वही है कि वर्षा ऋतु में ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर सा एक टॉपिक हमने लिया है। ये मतलब बोलते हैं ना कि भारत की जो ज्ञान परंपरा थी और उसका मतलब काफ़ी एक अद्भुत ज्ञान है। भारतीय परंपरा का एक अद्भुत ज्ञान है कि न खाली सिर्फ एक बॉडी को हम देखते हैं, मतलब जैसे मॉडर्न मेडिसिन में खाली बॉडी को देखते हैं या कुछ माइक्रोब्स और वायरस। यहाँ पे ऋतु, हर ऋतु, ऐसे भारत में तो मतलब एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि कोई प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि यहाँ पे 6 ऋतु है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 ऋतु होती है, बारिश की, गर्मी की और जाड़े की, सर्दी की मतलब। तो भारतीय आयुर्वेद परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा में 6 ऋतुएं हैं। अपना शुरू करें तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बराबर, किसी को नोटिंग करना तो कर सकते हो, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बराबर, इस तरह से हमारी 6 ऋतुएं होती है।
तो हमारा जो पूरा साल होता है उसमें 2 मास की एक ऋतु होती है, बराबर। तो हो गई 6 ऋतुएं और अपने 2 मास, तो 6 × 2 करेंगे तो 12 मंथ्स, तो पूरा साल। क्लियर। अभी हमारा जो पूरा साल है उनको भी एक अच्छे से मतलब हमारे ऋषियों ने डिवाइड किया होगा 2 काल में। एक होता है आदान काल और दूसरा होता है विसर्ग काल। जिन जिन को बहुत रुचि है और समझना है कि देखो भारत में खाली मेडिकल साइंस न के एक ह्यूमन बॉडी से और ना मतलब आउटर जो वायरस और माइक्रोब से डील कर रहा है, और पूरा एंटायर एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, उसमें जियोग्राफिकल लोकेशंस कैसे कैसे है, उस पर पूरा मतलब उन सबको कवर किया है। तो एक बोलते हैं ना कि एक विजडम है इसकी, एक ब्यूटी है, और उसी का हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि साल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, आदान काल और विसर्ग काल। मतलब हम बोलते हैं ना उत्तरायण 14 जनवरी को, हम जो मतलब गुजरात में तो काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, जिसे पतंग चकाना भी बोलते हैं। तो उत्तर से मतलब 14 जनवरी से उत्तरायण स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 15 जुलाई, मतलब जो हम नज़दीक ही बैठे हैं, और वहाँ से शुरू होता है दक्षिण आयन। करेक्ट। तो दक्षिण आयन से शुरू होती है अपनी वर्षा ऋतु। आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी आ गई, जून में भी बारिश आ रही है। देखो प्रकृति में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, बराबर। स्टैंडर्ड एक ह्यूमन मेंटालिटी और ह्यूमन कॉन्सेप्शन है, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, हर चीज़ स्टैंडर्ड। प्रकृति में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। नीम के एक ही ब्रांच की 2 पे मतलब एक ही नीम के पेड़ की 2 ब्रांचेस होंगी, उसके भी लीफ अलग अलग होंगे। हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है वो भी अलग अलग होती है। तो प्रकृति होती है वो कभी स्टैंडर्ड नहीं होती। उसकी जो ब्यूटी है, प्रकृति जो हम प्रकृति को जो एक्सप्रेस करना है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वही है डाइवर्सिटी, बराबर। ये प्रकृति होती है, वो नेचर होता है। तो वही मैं बताने जा रहा था कि 15 जुलाई स्टैंडर्ड नहीं है, पर कुछ करना हमको कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पकड़ रहे हैं कि 15 जुलाई से दक्षिणायन स्टार्ट हो रहा है, मतलब वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। तो आयुर्वेद में भी बहुत क्लियर डिफाइन किया है, जैसे अपना श्रावण और भाद्रपद, ये 2 जो महीने होते हैं वर्षा ऋतु के होते हैं। ऐसे हर महीने आगे फिर मैंने जैसे बताया जो पूरा एक सीक्वेंस है कि वर्षा ऋतु के बाद होता है शरद ऋतु, फिर अपना आएगा अपना हेमंत, शिशिर, वसंत और अपना ग्रीष्म, बराबर। तो पूरी साइकिल है 6 ऋतुओं की। आदान काल मतलब अपना उत्तरायण। उत्तरायण में कैसा होता है, सन जो होता है बहुत पावरफुल होता है, और वो बल देता है, बराबर, बल देता है अपने आप को। जैसे सूरज है वो अग्नि है, अग्नि क्या होती है, एक स्ट्रांग उसका मैनिफेस्टेशन होता है, तो बल देती है। धीरे धीरे जो सूरज है अपना 14 जनवरी को उत्तर में आयन कर रहा है और फिर दक्षिण में आयन कर रहा है, बराबर। तो जो उत्तरायण है मतलब हमारा जो आदान काल है जनवरी से लेके जुलाई तक, करेक्ट। मतलब हम समझ ले कि वसंत से थोड़ा पहले की ऋतु से लेके वर्षा आने तक की ऋतु है, तो उसमें सन बहुत पावरफुल रहता है। वर्षा से फिर हम जाएंगे 14 जन तक, बराबर। मतलब शिशिर के आसपास, या 14 जनवरी आप पकड़ लीजिए, जो इंग्लिश कैलेंडर अच्छे से समझते हैं उनके लिए। तो वो रहता है हमारा दक्षिणायन, मतलब यहाँ पे मून काफ़ी पावरफुल रहता है, तो हमारी फिजिकल कैपेसिटी कम रहती है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। मून का ये फिनोमिनन है, सन का है कि वो बल देता है, बराबर। तो हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब अग्नि हमारे जो हम बोलते हैं कि बॉडी है और पूरा एंटायर यूनिवर्स है वो 5 तत्वों से बना है, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बराबर, और पृथ्वी। तो ये 5 तत्वों से बना है। उसमें जो अग्नि का बल होता है वो क्षीण होता है ये दक्षिणायन में, मतलब जहाँ से वर्षा ऋतु शुरू होती है वहाँ से अग्नि का बल क्षीण होता है। मतलब हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमारी डाइजेशन पावर है, जिसे मतलब हम अच्छे से संस्कृत में बोले, अच्छा सा सुंदर सा एक शब्द दिया है जठर अग्नि, बराबर। जो जठर की अग्नि है वो मंद हो जाती है। तो जठर की अग्नि मंद होने से क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम हमारी अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमको जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है तो हमको बहुत ध्यान देना है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। अभी देखो तुरंत ही हमको मतलब एक पूरा लिंक है कि हमको पता चल गया हमारी जठर अग्नि मंद है, तो हमको क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमको कोई भी चीज़ भारी हो, जो डाइजेशन में डाइजेशन के लिए हैवी हो, जो जिसका अच्छे से डाइजेशन ना हो, वो चीज़ हमको कम खानी चाहिए, बराबर। जैसे आप इस सीजन में मतलब अब ज़्यादा पल्सिस मत खाए क्योंकि वो हैवी रहते हैं। आपको जो भी लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो मीट अवॉइड ही करना है, और आजकल जो मीट इंडस्ट्री पूरी एक हो रही है वो मीट तो काफ़ी डेंजरस होता है, तो वो हम बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं। पर ये सीजन में तो खास करके हमको नहीं खाना है,
मीट, करेक्ट, क्योंकि डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपका जैसे ही डाइजेशन बिगड़ेगा हर तरह के रोग आप इन्वाइट कर पाओगे, करेक्ट। वो फिर आपके इंटेस्टाइन के हो, लीवर के हो, आपके काफ़ी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के हो, लार्ज इंटेस्टाइन के हो, ऐसे काफ़ी सारे जो डिजीज़ है वो उसको हम इन्वाइट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही, और देखो इसमें है मैंने मतलब लास्ट टाइम भी हम थोड़ा बहुत हमने बात की तो और कफ के बारे में बात किया था, क्योंकि आयुर्वेद है उसमें जो मेन उसके जो स्तंभ है वो 3 है, वात, पित्त और कफ। जो हमारे 5 तत्व है वो भी से इंटरलिंक है। हमारे जो 6 टेस्ट होते हैं, ये थोड़ी बेसिक में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिससे हम आगे की बात करें तो आपको समझने में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आया है, बराबर। तो हमारे 3 दोस्त हैं, जो भी आयुर्वेद के इच्छुक है और जिनको और समझना है वो लिख ले, तो आपको क्योंकि हमारे कांस्टेंट लेक्चर्स चलते रहते हैं तो आप मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे अटेंड कर रहे हो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए और आप घर पे ही अपने आप को खुद से ट्रीट कर सको, क्योंकि कुछ आयुर्वेद की बेसिक्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप अपने आप को खुद से अच्छे से आप ट्रीट कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अमित तो भाई बात, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो एक बार लाइक अगर कॉल या कुछ आ रहा तो। नहीं कॉल तो नहीं है, ये फैन की आवाज़ शायद आ रही हो तो मैं मतलब ट्राई करूँ फैन बंद करने का, और क्या, क्लियर। तो 5 मिनट दो मेरे को, हम ट्राई करते हैं उसको। अब वॉइस ठीक है? हार्दिक जरा फीडबैक दे दो आपका, अभी कैसा है? नहीं, अभी भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा, अभी चला गया बट आया फिर से। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मूव करता। हाँ, अभी अभी कैसा है? नाउ नहीं, ये क्लियर? फैन की बात नहीं है, आपके हैंड्स फ्री में कोई प्रॉब्लम होगा तभी आवाज आ रही है, एक तो उसको फिर से लगा के देखिए, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद इट, कोई बात नहीं। या तो उसको निकाल के बात करके देखिए एक बार। अभी कैसा है? एक मिनट में ट्राई करता हूँ एक अच्छे से उसको कनेक्ट नहीं, एक बार करने हैंड्स फ्री निकाल दीजिए, या तो फिर उसी में से आवाज आ रही है। का। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ। अब ठीक है। अब ठीक है, यस, अब ठीक है, अब ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। हाँ। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अपना वात पित्त कफ की, जो तीन दोष है, जो मतलब पूरा एक बोलते हैं ना आयुर्वेद के पिलर है, और उससे 5 एलिमेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारी जो ऋतुएं होती है उसमें कुछ जो दोष है वो बढ़ जाते हैं और कुछ का समन हो जाता है। जैसे हमारी ग्रीष्म ऋतु थी, उसमें क्या होता है, आयुर्वेद में कहा गया संचय, समन और प्रकोप। संचय मतलब वो एक्यूमुलेट होता है, जो दोष होता है हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है। फिर उसका प्रकोप मतलब वो मैनिफेस्ट करता है, वो एग्रीवेट होता है हमारी बॉडी में, और उसी से हम डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसके अगेंस्ट में हम हमारी लाइफस्टाइल करें, कोई भी जैसे पित्त बढ़ता है तो पित्त की अगेंस्ट में हम लाइफस्टाइल हम फॉलो करें तो जो दोष है हमारा जो एग्रीवेट हो रहा है उसको हम शांत कर सकते हैं। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं तो पित्त बढ़ेगा और वो डिजीज कोई ना कोई अपनी बॉडी में मैनिफेस्ट करेगा, करेक्ट। तो ये जो 3 दोष है उनको हम को ध्यान रखना है कि कौन सी ऋतु में कौन सा दोष बढ़ रहा है और कौन सा समन हो रहा है और कौन सा प्रकोप हो रहा है। जैसे हमारी ग्रीष्म ऋतु गई तो उसमें क्या होता है, वात जो होता है उसका संचय होता है, बराबर, मतलब एक्यूमुलेशन होता है, और वात संचय होता है ग्रीष्म में, और उसका जो मतलब प्रकोप होता है वो होता है वर्षा ऋतु में। तो वात वात क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वात जो है, वात मतलब एयर समझ लीजिए, जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसमें मतलब हम बोल सकते हैं कि संस्कृत के जो वर्ड है मतलब 100% हम अंग्रेजी में उसका नहीं ज्वाइन कर सकते और कनेक्ट नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत समझिए, विंड या एयर ले लीजिए। तो कैसी होती है, मतलब जो वात है वो कैसी होती है, तो ड्राई करती है। जैसे भी हवा लगेगी कपड़े को तो क्या करती है, ड्राई करती है, करेक्ट। तो हमारी बॉडी में भी वही फंक्शन होता है कि ड्राई करती है बॉडी को, मतलब हमको लुब्रिकेंट ज्यादा चाहिए तो हमको क्या करना है, तेल मालिश ज्यादा करनी है, बराबर। तो ड्राइनेस बढ़ती है बॉडी में इससे, वात से। और वात का जो प्रकोप है वो कब होता है, वर्षा ऋतु में होता है, तो ये हमको समझना है। फिर वात कैसा होता है, तो जो वात हमारा होता है वो लघु होता है, मतलब हल्का होता है, बराबर।
फिर ऐसे कुछ वो अच्छा उसकी मूवमेंट रहती है, वात जो होता है उसकी मूवमेंट रहती है। तो जैसे हमारे 3 दोस्त मैंने बोला, वात, पित्त और कफ। तो कफ और पित्त को बोला जाता है आयुर्वेद में कि वो अपने आप मूवमेंट नहीं करते हैं, पर जो वात है वही उनको मूव करता है, करेक्ट। तो कहीं कफ बढ़ गया तो वात ब्लॉकेज हो रहा है, तो कफ वात, पित्त वात, ऐसे भी रोग होते हैं, बराबर। तो ये थोड़ा बेसिक्स हो गए, वात पित्त कफ। तो वर्षा ऋतु में जो मैनिफेस्टेशन होता है ज्यादातर एक्यूमुलेशन नहीं, प्रकोप जो होता है वो होता है अपना वात का। तो हमको मैंने बोला कि वात, जैसे हमारी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाती है वात बढ़ने से, करेक्ट। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक आपने चूल्हा जलाया और एक्सेस विंड आ रही है तो क्या होगा, वो चूल्हा अच्छे से जलेगा नहीं, वो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित नहीं होगी। तो हमारे जठर में भी जो अग्नि है उसमें एक्सेस स्वाद आ गया है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उसका संचय हुआ था और यहाँ पे प्रकोप हो रहा है। तो क्या होगा, जठर अग्नि वो अच्छे से काम नहीं करेगी, तो अपने डाइजेशन सिस्टम इससे अच्छे से काम नहीं करेगी, बराबर। तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो भी ले, जो खाना खाए वो लाइट हो यहाँ पे, बराबर। हमारी फिजिकल मूवमेंट भी इस सीजन में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में जाते हैं, या जो योगासन की या सूर्य नमस्कार की जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये सीजन में उसको कम कर दे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वात से। तो जितनी फिजिकल मूवमेंट रहती है उतना वात प्रकोपित होता है। हमको वात प्रकोप नहीं करना है, वात का समन करना है, करेक्ट। तो वात का समन करने के लिए सबसे अच्छा है वो है तेल मालिश, बराबर। जितना बॉडी में तेल जाएगा उतना क्या होगा, ड्राइनेस हमारी कम होती जाएगी, करेक्ट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अभ्यंगम, ऐसा तो बोला जाता है आयुर्वेद में कि अभ्यंगम नित्यम आचरित, मतलब अभ्यंग तो रोज करना चाहिए। अभ्यंग का मतलब तो मालिश। और हर अलग अलग तेल आते हैं जिसकी अलग अलग इफेक्ट होती है। जैसे कोई थीन है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, वो अश्वगंधा तेल यूज करे, बराबर। बच्चों के लिए क्षीरबला बोलते हैं। फिर जिनको जोड़ों के बहुत दर्द होते हैं उनको महानारायण तेल हम रिकमेंड करते हैं। और कुछ ना हो तो घर का तिल का तेल वो अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। उसका पेन किलर ऑयल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे तिल का तेल है उसको थोड़ा सा 3-4 चम्मच हम ले ले, और जो हमारा तवा होता है उस पर रख दे। उसमें 2-3 जो लहसुन की कली आती है वो हम ऐड कर दे, और 4-5 लौंग आते हैं वो ऐड कर दे। हम वो ऐड करेंगे और जैसे लहसुन ब्राउन होते हैं तो एक पेन किलर ऑयल आपका रेडीमेड बन गया घर पे ही, बराबर। तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वात के रोग बहुत बढ़ते हैं वर्षा ऋतु में। तो वात के रोग कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो हमारे बोलते हैं ब्रेन के, बराबर, हमारे न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो सब वात के रोग है। फिर हमारे बॉडी में जहां जहां गैप है वहां पे वात पहुंचता है। मतलब एयर कहाँ पहुंचेगी, जहां पे गैप रहती है, करेक्ट। तो हमारी बॉडी में जहां पे भी गैप रहती है वहां पे एयर की मूवमेंट रहती है। तो कहीं क्या होता है कि वो पेन क्रिएट करती है। वो गर्दन की होती है, शोल्डर्स की होती है, बैक पेन होती है, घुटनों की होती है, जॉइंट्स होते हैं हमारे, वहां पे वो होती है। तो उसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जहां पे भी जो आपको पेन हो रहा है वहां पे आपको क्या करना चाहिए, तेल मालिश करनी चाहिए। तेल मालिश से क्या है, मतलब जैसे हमारे आयुर्वेद का एक ब्रांच है उसका नाम है मर्म विज्ञान, बराबर। और काफी आपने को सुनने में आया कि पाम एनर्जी भी काम करती है। तो जहां जहां पे आपको पेन हो रहा है, अब अगर खुद की भी पाम उधर टच करते हैं तो आपको क्या हीलिंग इफेक्ट लगेगी। मैंने काफी 10 साल से यूज कर रहा हूँ और मेरे को काफी फायदा हो रहा है। जब भी मेरे को कहीं पे भी पेन होती है मैं खुद के हाथ से ही उसकी मालिश कर रहा हूँ, तो वो पाम एनर्जी खुद को देता हूँ। जिनको पॉसिबल हो कि कोई मालिश करने वाला हो तो वो कर सकते हैं, तो वो भी उनको फायदे रहेंगे उनको, बराबर। तो तेल मालिश क्या करता है, जो तेल है वो वात का शमन करता है। ऐसे देखो 3 चीजें मैं बताता हूँ। वात के लिए, वात का शमन करने के लिए सबसे बेस्ट है तेल, ऑयल, बराबर। पित्त को अच्छे से रखने के लिए है घी, देसी गाय का घी अपना, बराबर, जो बाजार में मिल रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि वो चीज देसी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और आपकी लोकली जो अवेलेबल है वो होनी चाहिए। जैसे मैं तेल भी बोल रहा हूँ तो जो भी लोकली आपका है वो भी बेस्ट रहेगा। नॉर्थ इंडियन है तो आपका जो लोकली मस्टर्ड ऑयल है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन जो साउथ में होता है कोकोनट ऑयल। जो साउथ इंडियन है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑयल रहता है कोकोनट। हमारे इधर ग्राउंडनट गुजरात में बहुत ज्यादा है, तो हमारे सिंग का तेल, बराबर। उसमें फिर हम कुछ ना कुछ औषधि ऐड करके, जो तिल का तेल है वो अक्रॉस दी कंट्री अच्छे से चल रहा है, और उसका ऐसा है कि पूरे साल में उसकी मालिश हो सकती है। तिल का तेल बहुत श्रेष्ठ रहता है और पूरे साल हम चला सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि हाँ, कफ के बारे में सबसे अच्छा जो रहता है वह शहद है। शहद जो होता है वो कफ का शमन करता है। तो वात, पित्त, कफ, तीन हमारे दोस्त, 3 हमारी औषधियां।
वात में तिल का तेल या कोई भी तेल जो आपके लोकली अवेलेबल है, और उसमें जड़ी बूटियां जो डाल के मैंने जो बोला, जैसे महानारायण तेल है, धन्वंतरम तेल है, क्षीरबला है, अश्वगंधा तेल है, ऐसे कई तरह के तेल हमारे आते हैं, वो है कुमकुम आदि तेल है। तो तेल बोल दिया मैंने वात के लिए। पित्त के लिए हो गया घी, बराबर, देसी गाय का घी। अभी बोलेंगे कि देसी गाय, तो लोगों के माइंड में एक ही चीज आ रही है कि गिर गाय। गिर गाय ऐसा नहीं है, आपकी लोकल जो भी नस्ल है, साउथ इंडिया में जैसे ओंगोल है, इधर उत्तर गुजरात में ही कांकरेज है, राजस्थान में राठी है, ऐसी हर तरह के, हरियाणवी है, तो ऐसी तरह की जो भी है वो, बराबर, यूपी की जो अमृत महल है, तो जो भी आपकी लोकल है उसका जो घी, क्योंकि अब देखो प्रकृति में ऐसा ही है, जो प्रकृति ने ऐसे डिजाइन किया है कि आप जहाँ के हो वहां का लोकली सबसे सूटेबल होता है आपके लिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉरेन की मेडिसिन है, बाहर से आई है, ए कंपनी की है, वो कंपनी की है, ऐसा नेचर में नहीं चलता है। नेचर में जो लोकली अवेलेबल होता है वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है, बराबर। जैसे मैं गुजरात से हूँ, तो मेरे लिए गुजरात की बॉडी, मेरी जो बॉडी बनी है हमारा जो, वो गुजरात का जो एटमोस्फियर उससे बनी है, मतलब वो काफी परिचित है, काफी फैमिलियर है मेरी बॉडी गुजरात के एटमोस्फियर से, बराबर। तो मैं जितना गुजरात, जैसे हमारी तो यहाँ पे भारत में तो अलग अलग थालियाँ रहती है, बराबर, पंजाबी डिश, गुजराती, साउथ इंडियन, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट रहती है, करेक्ट। अच्छा, अभी मैंने बता दिया कि तीन मुखिया जो हमारी चीजें हैं, जो जिससे बहुत इफेक्टिव होती है तीनों के लिए, वो हो गया। वात में वात, वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है। वात के लिए मैंने बोला कि आपको तेल का मालिश करनी चाहिए। तेल खाने में भी अच्छा यूज करना चाहिए, पर वो तेल कौन सा होना चाहिए, घानी का होना चाहिए, ना रिफाइंड ऑयल होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल के काफी सारे नुकसान है, तो वो कभी बात करेंगे। पर जिस शॉर्ट में यहाँ पे बता दूँ कि जितना कच्ची घानी का तेल आपके उधर नजदीक निकलता हो, उधर से आप लीजिए, और वही इस सीजन में उसका जो कंजम्पशन है तेल का और घी का बढ़ाइए, क्योंकि लुब्रिकेंट है और ड्राइनेस को कम करेगा, तो ये फायदा है अपने आप को, बराबर। फिर हमको खाने में क्या ध्यान रखना, मैंने आगे ही बोल दिया है कि पल्सिस होते हैं। फिर अपना ये जो मीट है वो बिल्कुल कम करना है। हम यहाँ इस सीजन में हम सूप का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी उबाल के पिए इस सीजन में। जो पानी जो जितना वो होगा ना, क्या जिसको उबालेंगे ना, तो उतनी तरलता बढ़ती है, तो डाइजेशन में इतना हेल्पफुल होगा। फ्रिज का पानी या ठंडा पानी मत पिए, ऐसे तो कोई भी सीजन में नहीं पीना चाहिए, पर ये सीजन में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफी वीक हो गई है, आपकी जो जठराग्नि है वो काफी मंद हो गई है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा तो 365 दिन आपको फ्रिज का पानी तो अवॉइड ही करना चाहिए। पर यहाँ पे स्पेसिफिक आप जो मटके में भी रखते हो वो ध्यान रखिए कि उसको उबाल के आप पिए, तो उसका मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम पे एक अच्छा असर पड़ेगा, और हेल्थ आप इस सीजन में अच्छे से आप हेल्दी रह पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं आपको डिजीज कोई अटैक कर लेगा और आप फिर सिकनेस में ट्रैप हो जाएंगे, करेक्ट। तो पानी आपको पीना है। ऐसे मैंने फिर सूप बोला। इस सीजन में आपको क्या क्या सब्जियां खानी है, तो जैसे परवल है, लौकी है, करेला है, तुरिया है, बराबर। तो ये सब ज्यादा खाने चाहिए, जो मतलब बोलते हैं ये ज्यादातर बेले पे उगते हो वो है। आपको हरे जो सब्जियां होती है ये सीजन में, ऐसे हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती है और हर सीजन में खानी चाहिए, पर वर्षा ऋतु में उसका वर्जित है। मतलब वर्षा ऋतु में आपको इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो मतलब जीवाणु पनपते हैं वो आपके बॉडी में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको डिजीज में आप फंस सकते हो। तो हरी पत्तियों जो होती है वो ये सीजन में नहीं खानी चाहिए। तो आपको मैंने जो सब्जियां बताई, फिर आपके जो फ्रूट्स है, नाशपाती है, केला है, फिर अपना ये संतरा है, नींबू है, बराबर। तो ये सबका कंजम्पशन अच्छे से होना चाहिए। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो काफी, क्योंकि एक जनरल अपना टॉपिक है, और हर किसी की प्रकृति अलग अलग है, तो मुझे नहीं पता है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स है। पर जैसे कोई बंदा बहुत एसिडिटी से प्रॉब्लम मतलब पीड़ित है, तो जरूरी नहीं कि वो, फिर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उसको नींबू पानी अच्छा है तो दिन का 3-4 बार पीना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एसिडिटी उसकी बढ़ सकती है। तो ये ध्यान में रखिए कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी बॉडी को क्या सूट होता है, वो भी ध्यान में रखिए। पर ये चीज है कि जो वर्षा ऋतु है उसमें जो रस होते हैं वो अम्ल रस बोला गया है, मतलब जो सॉवर टेस्ट है, जिसको खट्टा रस बोलते हैं। तो खट्टा रस क्या होता है, हमारी जो डाइजेशन है, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम होती है उनको फायदा करता है, बराबर, अम्ल रस। तो 3 हमारे चीजें हो गई, 3 रस हो गए, अम्ल, लवण और मधुर रस, मतलब सॉल्टी, सावर एंड स्वीट टेस्ट, बराबर। खट्टा, खारा मतलब नमकीन, और मीठा रस। तो ये जो हमारा विसर्ग काल होता है, जो दक्षिणायन होता है, उसमें 3 रस आप नोट कर सकते हैं, सावर, सॉल्टी और स्वीट टेस्ट, बराबर। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, खारा मतलब नमकीन टेस्ट, खट्टा
और अपना मधुर रस। तो वर्षा ऋतु में मतलब विसर्ग काल पूरा जो है वो 3 रसों पे यहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज हम करते हैं, 3 रसों को। फिर हमारा जैसे मैंने आगे बताया कि इससे पहले क्या था, तो आदान काल था, मतलब उत्तरायण थी। तो उत्तरायण में क्या है हमारा, तो उत्तरायण में क्या होता है, 3 रस वापस, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में षड रस बोला गया है। षड मतलब 6 और रस मतलब टेस्ट, बराबर। तो कौन सा, तो कसाई, अपना तिक्त और कटु, संस्कृत में ऐसे बोलते हैं। तो मैं बता दूं तो कड़वा रस, तीखा रस और कषाय, मतलब जो फीका होता है, तूरा होता है, जो रस बोलते हैं वो। तो ये 3 रस। तो हमारा जो उत्तरायण होता है ये पीरियड में ये 3 रसों का हम मतलब ज्यादा सेवन करें। और हमारा जो विसर्ग काल है, जो दक्षिणायन है, जो वर्षा ऋतु से स्टार्ट होके शरद और शिशिर तक अटकता है, तो ये 3 चीजों में हम ये रस पे हम ज्यादा एम्फेसाइज करें, ये रसों का ज्यादा हम कंजम्पशन करें। करेक्ट। फिर से मैं एक दोहरा रहा हूँ एक बात, मैं बोल रहा हूँ खट्टा रस, पर आपकी प्रकृति अगर पित्त की है तो खट्टा रस उसको क्या करेगा, ज्यादा उसको प्रकोपित करेगा, बराबर। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप जिससे पीड़ित है वो फिर यूज आप मत कीजिए। जैसे नमकीन भी बोला तो ऐसा में मतलब नमकीन है, मतलब हमारा सेंधा नमक में बोल रहा हूँ। फिर आप बाजार में जाके जो ज्यादा नमकीन खाए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बराबर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें है वो आप ध्यान में रखिए। अगर आपको अगर डिटेल में अगर फिर से कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यार, हम मतलब एक सेशन भी रखेंगे। तो वर्षा ऋतु में मैंने बोल दिया कि हाँ, फिर हमारा जो ये हमारा हो गया एक हमारा अपना फूड कंजम्पशन की एक पैटर्न मैंने बता दिया आपको। फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है, तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बराबर। तो जैसे जल्दी खाना, बराबर। तो क्योंकि डाइजेशन सिस्टम हमारी ऐसे भी वीक रही है। सूरज जो है, सूरज वो ऐसे भी दिखता नहीं है, तो सूरज का डायरेक्ट बहुत हमारा बड़ा कनेक्शन होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम पे। तो जैसे सूरज इस सीजन में कम दिख रहा है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी वीक है। तो हम जितना भी दिन का पीरियड है, जैसे हमने सुबह में अच्छे से खाया और फिर जो हम शाम को है वो जितना जल्दी हम डाइट प्लान हमारा बना दे, मतलब हम जल्दी खाना शुरू कर दे, तो हमको फायदा करेगा। जितना इस सीजन में लेट खाना आप शुरू करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे आयुर्वेद में तो बोला जाता है कि हर सीजन में जल्दी खाना चाहिए, इस सीजन में ज्यादा हमको और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि हमारा ये सीधा कनेक्शन है कि डाइजेशन सिस्टम के साथ, कि इस सीजन में डाइजेशन सिस्टम हमारी वीक हो जाती है और वापस वही सूरज का कनेक्शन है। करेक्ट। तो जल्दी खाना है, फिर जल्दी सोना भी है, क्योंकि जितना हम लेट सोते हैं उतना वात प्रकोपित होता है। जैसे हम मैंने बोला ना कि वात पित्त का, उसमें थोड़ा मैं और ऐड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। सुबह का जो पीरियड होता है 6 से 10, वो हमारा होता है वात का, 6 से 10 सुबह का। 10 से 2 बजे होता है हमारा पित्त का होता है, बराबर। और वापस 2 से 6 बजे का जो पीरियड होता है हमारा, वो होता है मतलब 12 घंटे की जो हमारी जो साइकिल होती है, 24 घंटे की पूरी दिन रात की साइकिल होती है, उसमें 6-6 घंटे में आप डिवाइड कर सकते हो। सुबह का पीरियड होता है वात का, दोपहर का होता है पित्त का, और शाम का होता है कफ का, बराबर। फिर वापस वही साइकिल रात को भी शुरू हो जाती है, 6 से 10 वात, फिर जो मिडनाइट होती है हमारी वो पित्त, और फिर सुबह में कफ। तो आप जितना लेट सोते हो उतना वात प्रकोपित रहता है, बराबर। जितना लेट खाते हो उतना वात प्रकोपित रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोना है आपको भी जल्दी सोना है और जल्दी उठना है आपको, बराबर। तो एक आपकी एक अच्छे से साइकिल हो गई। आजकल जो हो रहा है मोबाइल से लोग काफी मतलब एक अट्यून हो गए हैं, एडिक्शन हो गया है कि लेट नाइट सोते हैं। लेट नाइट सोने से आपकी आंखों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी डाइजेशन सिस्टम वीक हो सकती है, बालों का जड़ना भी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हाँ, इंसोमानिया, एपिलेप्सी, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, वो भी काफी सारे मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो इन सबसे बचना है तो सबसे अच्छी आदत रखिए कि जल्दी सोना, बराबर। इंसोमानिया के डिजीज के काफी सारे हमारे पास केसेस आए हैं, एपिलेप्सी के काफी आए हैं, क्योंकि जैसे कोरोना की जो कोविड सिचुएशंस थी उसमें भी काफी सारा साइकोलॉजिकल पूरा एक इम्बैलेंस अक्रॉस दी वर्ल्ड हो गया। वो पूरे विश्व में एक भय का माहौल छा गया, और हर लोग के जो थॉट प्रोसेस है वो भी बढ़ गए कि क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिक अफेक्ट हो रही है, साइकोलॉजिकल हो रही है, सोशियोलॉजिकल हो रही है, हेल्थ रिलेटेड हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम हमको हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला ना कि जो हमारे न्यूरॉन्स हमारे जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो मेडिकल साइंस बोल रहा है न्यूरॉन, हमारा जो आयुर्वेद बोल रहा है वो पूरा बोल रहा है कि ये वात संबंधित ये रोग होते हैं, बराबर। तो वात को काफी ऑलरेडी प्रकोपित हमने कर दिया है ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से। तो हमको मगज बहुत ही शांत रखना है, और उसके कुछ उपाय मैं और बता देता हूँ कि हमको जैसे मेडिटेशंस बहुत हेल्पफुल है, तो मेडिटेशंस हमको करना है इसमें, बराबर।
मेडिटेशन ऐसी चीज है कि आज बैठ गए और आज आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो आपकी जो थॉट साइकिल है वो कई सालों से चल रही है। आपका स्वभाव कैसा है, आप शांत स्वभाव के हो या आप बहुत ही चंचल स्वभाव के हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो चंचल स्वभाव के तो उनको इजीली मेडिटेशन नहीं फायदा करेगा, पर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको फायदा करेगा। और ये पीरियड जैसे बोला ना मैंने कि योगासन करने की जो हमारी जो एक होती है, जो वॉल्यूम होता है उसको थोड़ा कम कर दे। जो हमारे जो लोग जिम जाते हैं या जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनको थोड़ा इस सीजन में कम करना है, और मेडिटेशन से और प्राणायाम है उसको इधर ज़्यादा फोकस करना है हमको। तो मेडिटेशन वात में बहुत फायदा करेगा। वात मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में वो प्रकोपित होता है, बराबर। और वात के जो मैंने डिजीज बोले वो भी आपको मैंने बता दी है। हेलो, सॉरी। तो वात बहुत प्रकोपित होता है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत फायदा करेगा। आपका जो मैंने आहार विहार बताया वो भी बहुत फायदा करेगा, कि जैसे आपको एकदम लाइट फूड लेना है। फिर मैंने आपको मालिश बताया वो भी वात में फायदा करेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि वर्षा ऋतु में जो प्रकोपित हो रहा है उसकी सबकी समन की जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सीजन में दही नहीं खाना है ज्यादा, बराबर। भले वो खट्टा रस है पर दही पचने में उतना मतलब इजी नहीं होता जितना छाछ होता है। तो आप छाछ का कंजम्पशन इसमें बढ़ा दीजिए वर्षा ऋतु में, पर दही मत खाइए। तो एक हो गया आपको। फिर मसाले, तो मसाले आप अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे अपना जिंजर है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। अश्वगंधा है, वो तो एक हर्ब्स है और मेडिसिनल हर्ब्स है, उससे काफी सारे फायदे रहते हैं। क्योंकि अश्वगंधा हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसमें काफी अच्छे से डील करता है। हम मतलब आयुर्वेद में तो बोला जाता है कि ब्रेन ट्यूमर हो उसमें भी वो फायदा करता है, जिनको ब्रेन कैंसर हो उसमें भी फायदा करता है। और कैंसर कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गन का हो उसमें अश्वगंधा फायदा करता है। तो अश्वगंधा का कंजम्पशन आप कर सकते हो। उबला हुआ पानी मैंने आपको बोल दिया, बराबर। जिंजर, जिंजर एक मतलब बोलते ना एक अद्भुत कुदरत की या प्रकृति की हमको देन है। जिंजर हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से, जिनको भी लीवर के प्रॉब्लम है वो जिंजर अपना जिंजर का कंजम्पशन अपनी डेली डाइट में वो लाए। आयुर्वेद में क्या बोला जाता है कि जैसे हमारी अग्नि है उसको प्रदित करनी है, हमको हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसको रिलीज करना है, तो जिंजर काफी फायदा करेगा। तो जिंजर की क्या मेथड है, खाने से आधे घंटे पहले आप जिंजर का जो छोटा सा टुकड़ा, जो अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, उसको सेंधा नमक के साथ आप ऐड कर दीजिए, सेंधा नमक छोटा सा। और फिर आप खाने से आधे घंटे पहले आप मुंह में उसको चूसे, बराबर। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अच्छे से रिलीज होते हैं, और आप डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं, जठराग्नि जो प्रदीप्त होती है वो आपकी प्रदीप्त होगी, तो आपको खाने में वो हेल्प करेंगे, बराबर। तो फिर आपको जो घूमना मैं बोल रहा हूँ, तो बारिश में इस सीजन में ज्यादा नहीं भीगना चाहिए, बराबर। भीगने से कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम के डिजीज बढ़ जाते हैं, तो जो भी प्रिकॉशंस है वो आपको लेने चाहिए। आपके जो मतलब पैर है वो ज्यादातर पानी में भीगे हुए, या जो मतलब ऑफिस में जाते हैं, सारी चीजें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो लोग ऑफिस में जाते हैं और फिर उनके सॉक्स पूरे भीगे रहते हैं और पूरा दिन रहता है, उसमें ध्यान रखिए आप, क्योंकि उसमें कुछ फंगस और कुछ ना कुछ डिजीज आपको अटैक कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो सब ध्यान रखिए, बारिश में ज़्यादा भीगना नहीं है, बराबर। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी कि आपको वर्षा ऋतु में क्या क्या फायदा कर सकता है। जो भी एक मैनिफेस्टेशन होता है उसमें क्या 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 आप अच्छे से उसको डील कर सकते हो, अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हो, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें थी। एक और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, उपवास। तो एकादशी आती है हमारे इधर, सिस्टम एक बनी हुई है पूरे भारत में कि एकादशी का उपवास तो अब 15 दिन में एक बार आता है वो। तो एक अच्छे से आप जिनकी कैपेसिटी हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो अगर आपकी मतलब भूख रोक ही नहीं पा रहे हो, शुरू कीजिए। जैसे आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आजकल वो सिस्टम नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले लोग उपवास कर सकते थे, पर आजकल लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले वो फलाहार पे जाए, फिर वो सूप पे जाए, बराबर, जो भी एकदम लाइट फूड है वो ले, फिर उससे आगे वो उपवास की प्रैक्टिस डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे, जिसे लंघन बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अपना जो फास्ट होता है उपवास से, उससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो देखो हमारे मास जो है, जैसे हम मैंने बोला ना कि वर्षा ऋतु जो 2 महीनों में होता है, जैसे श्रावण और भाद्रपद, मतलब भाद्रवा और श्रावण। तो श्रावण महीने में हमारा काफ़ी सारा जो सिस्टम है वो बना गया है कि श्रावण महीने में उपवास करते हैं। काफ़ी सारे हमारे त्योहार आते हैं, बराबर, व्रत आते हैं, तो श्रावण महीने में आते हैं। तो पूरी सिस्टम हमारी बनाई गई है, एक हमारे पूर्वजों ने काफ़ी मतलब सोच समझ के ऐसी एकदम सुंदर सिस्टम बनाई है जिससे लोग वो फॉलो करें और हेल्दी रहें, करेक्ट। तो ये आधा घंटा जो मैंने लिया आपको समझाने के लिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए,
ऋतुचर्या में जो बोलते हैं, तो वर्षा ऋतु का हमारा जो पार्ट था उसमें आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए और कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। अगर कोई डिजीज आ गया है तो उसकी अभी एक अलग से, जैसे मैंने बोला ना कि आपको जॉइंट्स पेन कहीं पे भी वो हो, बराबर, अलग अलग नाम होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बराबर, डिस्लोकेशन वो सब होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई भी होते हैं, आप तेल मालिश कीजिए, उसमें तेल मालिश अद्भुत फायदा करेगी। फिर उसमें आपको क्या करना है, हॉट पैक, बराबर, जो सेक होता है वो कीजिए। इसका मतलब सबसे जो ज़्यादा फायदा हुआ मेरे को ही हुआ है, ये सीजन में वात प्रकोपित हुआ मेरी बॉडी में, और मेरा ही पैर जो है वो पूरा अकड़ गया था, 2-3 दिन तक वो रहा। मैंने एक ही चीज़ की थी, मालिश तो मैं रेगुलर कर ही रहा हूँ, पर मैंने ये सीजन में क्या किया था कि जो अपना सेक होता है, जो हॉट पैक है, मतलब गर्म पानी जो होता है, उसको मैंने कांस्टेंट पॉर किया था जहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है, और उसके अद्भुत फायदे हुए। मेरा इतना पैर अकड़ गया था कि मैं चल नहीं पा रहा था ठीक से विदाउट एनी सपोर्ट, पर जैसे मैं हॉट पैक अप्लाई करता था मेरे अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे मेरे को पेन है वहाँ पे मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिले। फिर 2-3 घंटे मेरे को रिलीफ हुआ, फिर मैंने वापस अप्लाई किया तो मेरे को वापस फायदा हुआ। तो आप वो भी कर सकते हो। मालिश का भी मैंने बोल दिया कि मालिश जैसे आयुर्वेद में बोला गया अभ्यंगम नित्यम आचरे, तो आप हर रोज सुबह में नहाने से पहले मालिश कीजिए, तिलका कीजिए, आप बहुत फायदा करेगा इस सीजन में, बराबर। सरसों का भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि वात का जो गुण है वो शीत है, शीत मतलब कोल्ड है, और सरसों जो है वो गर्म है, बराबर। ऐसे बोला कि जो नॉर्थ इंडियन है वो सरसों यूज कर सकते हैं, क्योंकि उधर तो ज्यादातर ठंडी रहती है, पर इस सीजन में गुजरात में भी ठंडी है या अलग कोई पार्ट में भी ठंडी रहती है भारत के, तो वो लोग सरसों का, क्योंकि सरसों जो है वो गर्म है, गर्म प्रकृति का है, तो भी उनको फायदा करेगा, बराबर। तो ये पूरी सारी टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लिख भी सकते हो, आप जो जिनको पूछना ना हो तो मैं पढ़ के आपको जवाब दूंगा। सर मुझे तो पूछना था, दूध जैसे आपने मालिश बहुत अच्छा बताया है, पर हाँ। मुझे अपने 8 साल की बेटी के लिए पूछना है। उसको जैसे घुटनों में ऐसे बोलती है मम्मी बबल्स बन गए हैं और काफी दर्द होता है, तो बच्चे के लिए हम जैसे सौंठ वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए हाँ खाने पीने में? हाँ, देखो मालिश के लिए आयुर्वेद में तो इतना एम्फेसाइज किया है कि बच्चा जब पैदा होता है तब से उसकी जो आखिरी सांसें होती है तब तक मालिश करना चाहिए, बराबर। तो हमारे यहाँ पे तो मतलब भारत के हर जगह पे मैंने तो देखा है, नोटिस किया है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसकी मालिश की हम शुरुआत कर देते हैं। आपका बेटा 8 साल से है तो मालिश कीजिए। उसके लिए मैं 2 तेल आपको बता रहा हूँ, वो आप प्रयोग में कीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, तिल का तेल आप उपयोग कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल हो। तो दुख रहा है तो मैंने बोल दिया कि 4-5 जो चम्मच है वो तवे पे गरम कर दीजिए उसको, और फिर उसमें लहसुन की 2 जो कली होती है, बल्ब होते हैं, वो डाल दीजिए। 4-5 लौंग डाल दीजिए। जैसे ही लहसुन की जो कली होती है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होती है, उसका जो कलर बदल जाता है, तो आपको उसका उतार दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और फिर उधर आपके बेटे को जहां भी प्रॉब्लम है घुटनों में वहां पे लगाइए। ये आपको करना है। तिल की बात है, सरसों अपने आप में गर्म होता है तो सरसों आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो तेल है, एक अश्वगंधा तेल आता है, उसका प्रयोग कीजिए, वो बच्चों में अच्छे से स्ट्रेंथ लाता है, तो एक फायदा करेगा। और फिर एक आता है क्षीर बला, वो भी बल के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो भी फायदा करेगा, बराबर। फिर आप उसको हॉट पैक, मैंने जो बताया आपको, जैसे सेक करना है गर्म पानी का, बराबर, तो आप उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे मतलब वो थोड़ा टॉलरेट हम कर सके, इतना ही गर्म पानी होना, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे हमारी जो चमड़ी है पूरी जल जाए इतना गर्म नहीं होना चाहिए, पर वो बच्चा सहन कर सके उतना गर्म रखिए। तो आप कॉटन का जो भी कपड़ा है वो वहां पे आप लगा सकते हो, गर्म पानी में डुबो के वो वहां पे लगा सकते हो, एक मेथड है। दूसरा है कि आप वो पूरा जो आपके पास बर्तन है उसको ले लीजिए, थोड़ा सा, जिसको हम टबलर बोलते हैं, मग बोलते हैं, या कोई भी आपके पास लोटा है, वो जहां पे भी पेन हो रहा है वहां पे उसकी धार कीजिए, तो इससे फायदा होगा, बराबर। दूसरे 2-3 आपका हो गया, मतलब ये समझ में आ गया, तो मैं दूसरे क्वेश्चंस का आंसर दूं। हाँ जी, खाने पीने में और बता दीजिए, जैसे सौंठ वगैरह का कैसे यूज कर सकते हैं बच्चे के साथ? मैंने बोला ना कि अदरक का टुकड़ा उसको दीजिए, या सौंठ का मैं बता देता हूँ। सौंठ है ना, वो ज्यादा गर्म पड़ेगा बच्चे को, तो उसको समन करने के लिए क्या है, उसके साथ गुड़ मिला दीजिए, तो तीखा ज्यादा नहीं लगेगा। तो सौंठ, गुड़ और घी आता है, तो उसकी छोटी छोटी गोटियां बना दीजिए, तो बच्चों को अच्छा लगेगा, थोड़ा मीठापन भी आएगा, तो बराबर। तो वो सब आप दीजिए, पर ज्यादा नहीं देना है आपको। जैसे ऋतु है तो ऋतु में समझ लीजिए कि 2 महीने की ऋतु है, तो आपको वीक में 3-4 बार दीजिए, ज्यादा मत दीजिए उसको।
एक दूसरा क्वेश्चन आया है, नट खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, पर उसकी जो मात्रा है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि नट्स जो होते हैं डाइजेशन में हैवी होते हैं। तो आप जो खाते हैं, जैसे एक दो बादाम खा ली तो ठीक है, पर मतलब उसका जो क्वांटिटी वो बढ़ानी नहीं है, बराबर। जो अच्छा है, मतलब नट्स का जो आपने बोला कि समय कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा जो समय होता है वो दिन का ही होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है कि आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से, मैंने आगे बताया, बहुत पावरफुल रहती है, तो इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। जैसे काजू खा लिया, बादाम खा लिया, बराबर, तो अच्छे से वो पच जाएंगे। अब रात को लेट नाइट ज्यादा काजू खा लेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो मत खाइए। मिल्क कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा प्रीफर कीजिए कि वो गाय का हो, देसी गाय का हो। गोट मिल्क भी आप ले सकते हो, जिनको मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको बोलते हैं ना कि जो भारीपन है बॉडी में, जो कफ प्रकृति के है, तो काव का मिल्क भी ऐसे भारी नहीं होता है, पर गोट मिल्क उससे भी कम, मतलब बोलते हैं ना कि उसकी जो प्रकृति है वो कम कफ की है, जो हमारा बकरी का दूध होता है, तो ज्यादा फायदा करेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है। जो अपना बकरी का जो दूध होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, तो वो एक फायदा करेगा। पर जो डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से आ रहा है वही आप लीजिए, मतलब जो अपना पैकेज जो आता है ना, अपना पैकिंग, मिल्क पैकिंग, बराबर, तो वो इतना प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या यूज करते हैं, कितना मतलब उसमें अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो हमको पता नहीं है, कौन सी गाय है, जर्सी है, या कौन से गाय की सिचुएशंस क्या थी उस टाइम पे, वो कुछ पता नहीं है। तो आपकी नज़दीकी जो भी गाय है, एक संबंध बना लीजिए, जो भी मतलब गौपालक है उनसे, और फिर वही दूध यूज़ कीजिए। मे बी 10 साल से यूज़ कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और जो आपको पाउच मिल रहा है वो प्लास्टिक का मिल रहा है, तो प्लास्टिक कंटेनर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है। क्लियर? रूमेटिक आर्थराइटिस में काफी सारे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैंने मालिश बोली, वो करना ही करना है। रूमेटिक आर्थराइटिस में आपके बोन्स काफी वीक हो गए हैं, तो बोन्स वीक हो जाते हैं, तो एक तो आपको सूरज की किरणें लेनी है, क्योंकि विटामिन डी का आपको चाहिए। फिर कैल्शियम का आपको कंजम्पशन बढ़ाना है, मतलब दूध है, छाछ है, जो भी कैल्शियम के सोर्सेज है वो आप ले सकते हो, बराबर। फिर मैंने बोला जो हॉट पैक, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी जड़ी बूटियां है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे हाड़जोड़ है, वो बहुत फायदा करेगी। पारिजात के पत्ते, वो बहुत फायदा करेंगे। आंख के जो, मतलब जिसको गुजराती में आंकड़ा बोलते हैं और हिंदी में आंख बोलते हैं, उसके पत्ते, तो उसके पत्ते का गर्म सेक, वो भी बहुत फायदा करेगा। फिर अपना जिसे मैंने बोला अपरिजित, सॉरी पारिजात है, हाड़जोड़ है, वो बहुत फायदा करेगा। त्रयोदशांग चूर्ण करके एक आता है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। आपको लिखना तो लिख लीजिए, क्योंकि शायद फिर हमारा लिंक ना बने, आप फिर मेरे को कांटेक्ट ना कर पाए, मैं आपको ना कांटेक्ट कर पाऊँ, तो आप लिख लीजिए महायोगराज गूगल, रूमेटिक आर्थराइटिस में बहुत फायदा करेगा। महायोगराज गूगल, बराबर। हाँ, पारिजात के लीव्स आप अलग अलग से कर सकते हो, उसका कुछ चूर्ण भी बाजार में रेडी भी मिलता है, वो आप यूज कर सकते हो। पारिजात के जो लीव्स है उसको भी आप उबाल के आपको उसका पी सकते हो पानी। पारिजात के पत्ते जो है, जहां पे भी अफेक्टेड प्रॉब्लम है वहां पे आप लगा सकते हो, बराबर। जिनकी जो क्वेरी थी रूमेटिक आर्थराइटिस, उसके लिए एक और चूर्ण बोलता है त्रयोदशांग चूर्ण, तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर एक पूनम बहन का क्वेश्चन है माइग्रेन के लिए, तो माइग्रेन के लिए घी, देसी गाय का जो घी आता है हमारा, जो घर पे बना हुआ हो या कोई अच्छी सी गौशाला आपको प्रोवाइड कर पाए, तो घी आपको सर पे लगाना है, बराबर, ये बहुत फायदा करेगा। फिर एक मुद्रा आती है, मैं बता देता हूँ माइग्रेन के लिए, मैं काफी यूज करता हूँ जब भी मेरे को, क्योंकि आजकल जो कल्चर हो गया है कि मतलब वर्कलोड बहुत रहता है, कॉर्पोरेट कल्चर है, बराबर। तो पहले जैसे एकदम शांत वाली लाइफ रही नहीं है, काम भी हमको करना है, हेल्दी भी रहना है, तो ऑफिस के टाइम पे ही सरदर्द हो गया तो आप बोल नहीं सकते कि हेडेक है तो छुट्टी दे दो। पेन किलर का बहुत सारा कंजम्पशन से वो नहीं करना चाहिए। तो मैं मुद्रा बता देता हूँ जो मैं कई साल से यूज करता हूँ। ये मेरा हाथ है, मेरी फर्स्ट सेकंड जो उंगली है वो मैंने अंगूठे से जोड़ दी, मेरी जो रिंग फिंगर है वो मैं यहाँ पे, मेरी जो पाम है वहां पे मैंने लगा दी, बराबर। और ये मुद्रा आपको करनी है। जिस साइड का हेडेक हो, जिस साइड का माइग्रेन हो, यहाँ का है तो मैं लेफ्ट यूज करूंगा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का तो राइट साइड का, बराबर। तो ये योग हस्त मुद्रा हो गई, ये काफी फायदा करेगी। घी का मैंने बता दिया। नाक में भी आप घी डाल सकते हो, सोने के समय पे नाक में भी आप घी डाल सकते हो। और इससे और एक बता दूं, हाँ, अदरक, माइग्रेन में अदरक भी बहुत फायदा करेगा, तो आप अदरक का कंजम्पशन भी आप कर सकते हो। क्लियर? और कुछ आगे क्वेश्चन हो तो मेरे को कांटेक्ट करना, मेरा नंबर नोट डाउन कर दीजिए 8000 में एक मैं
दे ही देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो सब नोट कर सकते हो और मेरे को फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 8000-824-088। मैंने नंबर मेरा नोट डाउन कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, तो आप देख सकते हो। हाँ, अश्वगंधा हर एज के लोग ले सकते हैं, पर जैसे देखो औषधि और फूड में डिफरेंस होता है। अश्वगंधा का जैसे हम फूड खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटियां, हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक पैटर्न में तो ऐसा बोला गया है कि फूड भी आपके डिफरेंस होने चाहिए, फूड में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आप पूरा साल गेहूं खाओ, पूरा साल चावल खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मिलेट खा लीजिए, जो मतलब बाजरा है, मक्का है, रागी है, वो सब भी आप खा सकते हो, मतलब ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप 7 दिन जो हफ्ते के उसमें गेहूं 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 ही खाइए, तो उसमें भी जो हम चेंज लाते हैं, जैसे औषधि में भी ऐसा है कि आप अश्वगंधा करते हो तो उसका थोड़ा पीरियड कीजिए जो आपको फायदा करता है। जैसे ये सीजन है उसमें आप कर सकते हो, फिर आप ब्रेक लगा दीजिए। फिर जो जहाँ पे अश्वगंधा का मेन क्या है, बल देता है आपको, बराबर, शारीरिक और मानसिक दोनों बल देता है। तो जहां पे आपको लगता है कि मेरी मतलब मेंटली डिबिलिटी या फिजिकल डिबिलिटी है, जहाँ पे मेरी फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस है, वहां पे आप यूज कीजिए। आपको लगता है अभी मेरा जो प्रॉब्लम है क्योर हो गया है, तो फिर वो मत यूज कीजिए। क्लियर? और वो हर कोई उपयोग कर सकता है उसका। अब आपका क्वेश्चन है कि कब और कैसे ले। अश्वगंधा का हमने कोरोना में बहुत प्रयोग किया, जिनको काफी वीकनेस थी, तो अश्वगंधा को आप ले लीजिए सुबह में दूध के साथ 1 चम्मच, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आप ले लीजिए सुबह नाश्ते के साथ, बराबर। पानी के साथ भी आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। जिनको मिल्क मतलब अच्छे से, जिनको मिल्क से कुछ प्रॉब्लम है, जो डेयरी का मिल्क होते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहते हैं, तो गाय के दूध के साथ ले सकते हो। जिसकी मतलब जो बोलते हैं ना फिजिकल वीक बहुत है, तो वो भैंस का दूध भी ले सकता है। भैंस के दूध में कोई ऐसे कोई खराबी नहीं है, पर गाय का दूध मेंटल आईक्यू के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो आपको जो भैंस का दूध है, जो बहुत वीक है फिजिकली, तो वो भैंस का दूध भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, वाटर के साथ भी ले सकते हैं। फिर जिनको इंसोमानिया और एपिलेप्सी और स्लीपिंग डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है या जग जाते हैं, वो अश्वगंधा रात को ले सकते हैं, बराबर। तो वो क्या करें, अश्वगंधा रात को दूध के साथ ले, उसमें आप हो सके तो आप ये अपना जो मीठा शक्कर आता है, सफेद चीनी में नहीं बोल रहा हूँ, शक्कर बोल रहा हूँ, खड़ा शक्कर, बराबर, उसका उपयोग भी कर सकते हो। तो आप मिक्स कर सकते हो, तो एक आपको अच्छे से नींद वो दे सकता है, बराबर। जो गेहूं है वो सबसे मतलब ज्यादातर यूज हो ही रहा है, तो अच्छा है। मैदा यूज नहीं करना चाहिए रोटी के लिए। आप ट्राई कीजिए कि जो मतलब जो बाजार में जो पैकेट मिल रहा है वो काफी न्यूट्रिशन उसमें डिटेरिएट हो जाता है, न्यूट्रिशन कुछ रहते नहीं है, जो पोषक तत्व है वो पूरे मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी आटा है वो बोलते हैं ना, मतलब होलसम होना चाहिए, इतना मतलब रिफाइंड बोलते हैं ना, एकदम पाउडर जैसा कर देता है, वो आटा इतना फायदा नहीं करता है बॉडी को। फिर आप उस आपका जो खाने की जो पैटर्न आप कहा के है, वहाँ पे जो अलग अनाज रहते हैं जिसकी अलग अलग रोटियां बनती है, वो आपकी डाइट में वो ऐड कीजिए। बाजरी है, मक्का है, बराबर, रागी के भी कई कई पे जगह पे होते हैं, तो वो सब आप यूज कीजिए। प्रीति तिवारी जी का जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष की बच्ची नहाने के बाद अभी आप क्या यूज कर रहे हो नहाने में, वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कीजिए, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जैसे जॉनसन जॉनसन बेबी पे आपको सुनने में आया कि केस हो गया, काफी जो लेडीज थी वो यूज कर रही थी जॉनसन जॉनसन बेबी का पाउडर, जो बेबी पाउडर था वो, फिर पता चला कि कैंसर के लिए प्रॉब्लमेटिक, मतलब कैंसर का कोज बन गया। तो ऐसे आप नहाने में क्या यूज कर रहे हो, जो केमिकल बेस्ड जो आते हैं आजकल, साबुन, बराबर, पाउडर, तो अच्छे नहीं है, तो वो आपको अवॉइड करने चाहिए। आप मलाई से या चने के आटे से आपको उसको नहलाइए, तो शायद आपको कुछ फायदा हो। फिर भी मेरा नंबर आपको दिया है। देखो जितने भी बेबी शॉप है उसमें देखो वो एक SLS जाग के लिए वो लोग डालते ही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट करके आता है, फिर कास्टिक सोडाज आती है, तो वो सब हार्मफुल होते ही है, बराबर। अभी वो बेबी की कितनी कैपेसिटी है, उसकी कैसी त्वचा है, उसकी कैसी प्रकृति है। अगर कोई बेबी ऐसा है कि पूरी जिंदगी हिमालय बेबी से शॉप से नहाए, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति और वो उतना स्ट्रांग है। और कोई बेबी को तुरंत उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ज्यादातर ये साबुन जो केमिकल बेस है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होगा कि 10 बच्चे नहा रहे हैं, 8 को कुछ नहीं और 2 को ही होगा, बराबर।
पर हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि केमिकल से नहाए। काफी सारी जैसे गेहूं का आटा भी नहाने में यूज कर सकते हो, मुल्तान की मिट्टी भी यूज कर सकते हो, आप तेल भी यूज कर सकते हो, जो हमारी मलाई है वो भी यूज कर सकते हो। तो नहाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस है। तो कोई जरूरत नहीं है कि बाहर का आप कुछ केमिकल बेस्ड, और खास करके बच्चों में मत लाइए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और वो कास्टिक सोडा पूरा ड्राई कर देता है उनकी स्किन को, तो वो मत कीजिए। बराबर। और किसी का प्रश्न? हाँ, सब 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 यूज कर सकते हो आप। जो है मतलब जो वैरायटी है वो यूज कर सकते हो। मैंने बोला ना कि वो कैसा है, जैसे बाजरा है वो गर्म है, तो कब प्रकृति वाला खाए तो अच्छा है, बराबर। गर्मी के सीजन में और गर्मी पैदा करेगा, तो गर्मी के सीजन में ना खाए। उसके जो गुण है वो कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, महीने में एक बार खा लेते हैं, तो आपके जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए बाजरा में से, मक्के में से, रागी में से, वो फायदा करेंगे, बराबर। तो वो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सेट करनी है, आपकी बॉडी कैसे है उस पर डिपेंड है, बराबर। जो लेडीज है उनका मतलब एक पीरियड आता है, उसमें बाजरा यूज करेंगे तो और गर्मी पैदा करेगा। तो वो जो हमारा जो धान है या हमारी सब्जी है, उसका प्रकृति कैसी है, उसकी स्वाद कैसे है, उसका स्वाद कैसे निकलता है। जैसे मैंने बोला ना कि खट्टा होता है, खारा होता है, तीखा होता है, पित्त को बढ़ाता है, बराबर। कड़वा होता है, तीखा होता है और फीका होता है, वात को बढ़ाता है। खट्टा होता है, खारा होता है, मीठा होता है, तो कफ को बढ़ाता है। तो हमको देखना चाहिए हमारी कफ, हमको क्या प्रॉब्लम रहती है। हमको बहुत सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, हमारे गला में जो कफ है वो काफी रहता है, तो हमको मीठा रस वो कम करना चाहिए, खट्टा रस वो कम करना चाहिए। हमको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्या, हमको हार्टबर्न बहुत रहता है, हमारा लीवर सिरोसिस के केसेस जो होते हैं, लीवर के प्रॉब्लम होते हैं, तो लोग तीखा कम खाए, खट्टा कम खाए, क्योंकि पित्त रिलेटेड रोग है, बराबर। एक और मैं थोड़ा बता देता हूँ, वात पित्त कफ में हमारी जो बॉडी होती है, तो हमारा जो ऊपर का भाग है वो है हमारा कफ का। जो हमारा ये मेरा मतलब जो सिर से मेरे छाती तक है वो कफ का। मेरा पेट का जो पोर्शन है वो मेरा है पित्त का, और नीचे का जो पोर्शन है मेरा जो वो है वात का, बराबर। तो हमारा जो पेट में जो जो प्रॉब्लम हमारे सोते हैं, मैं और आगे में इसमें हम कभी जाएंगे डिस्कस में, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हमारा पेट मतलब जो है उसमें जो जठराग्नि होती है, मतलब अग्नि मतलब पित्त है, तो वहां पे पित्त के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रहना चाहिए। हाँ, रेनी सीजन में जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आपको ये जो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है वो अभी नहीं खाने चाहिए आपको। गोभी फ्लावर है, गोभी पत्ता है, हरे पत्ते हैं, वो आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी सीजन में बिगड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब जो जंतु है वो आ जाता है, तो आपको अवॉइड करना है। ये सीजन में आप परवल खाइए, दूधी खाइए, तुरिया खाइए, करेला खाइए, ये सब आपको फायदा करेगा। फ्रूट्स में भी मैंने जैसे बताया, एप्पल है, संतरा है, दाड़म है, द्राक्ष है, जो बराबर, वो सब आपको फायदा करेगा। आपने जैसे बताया कि अनाज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना चाहिए, तो वो गेहूं के आटे में मिक्स करके खा सकते हैं या फिर सेपरेटली खाना चाहिए? खा सकते हैं, पर जो प्रैक्टिस है वो मैं बोलता हूँ कि एक अलग से रखिए, क्योंकि जो मोनोडाइट मतलब आप क्या करते हो कि गेहूं खाते हो ना एक टाइम पे, बराबर, तो गेहूं का न्यूट्रिशन आपको मिलता है, बराबर, तो बॉडी एक अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, बराबर। तो हमारे जैसे हमारे जो भारत में जो थाली बनी है उसमें अलग अलग रस तो ऑलरेडी है डिवाइडेड, बराबर। जैसे आप क्या करते हो, दाल चावल हम खाते हैं, हम फिर सब्जी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, और उसमें कुछ भी अलग भी होता है, जैसे छाछ भी आ गई, गुड़ भी आ गया, तो ऑलरेडी रसों का काफी सारा मिश्रण है, तो 6 रस तो हमको मिल रहा है। तो जैसा कैसा होता है कि कभी भी हमारी जो डिश होती है वो बहुत डाइवर्सिफाइड भी नहीं होनी चाहिए, बराबर, बहुत सारे टेस्ट भी उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे आजकल जैसे हम चाहते हैं ना होटल में, तो बहुत सारी वेराइटीज मिलती है, वो भी अच्छी नहीं है। और फिर आयुर्वेद बोलता है कि एक सिंगल डाइट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कुछ एक ही चीज खा ली, जैसे पिज्जा ही खा लिया या सैंडविच ही खा ली, बराबर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ना मोनो डाइट होनी चाहिए, ना मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। मतलब बोला जाता है ना कि ना किसी की अति करनी चाहिए, ना किसी का बहुत कम रुझान होना चाहिए। मिड जो सम्यक मार्ग जो होता है ना, जो मिडिल पास होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, बराबर। खा सकते हो आप, मैंने बोला, पर ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट है, डिश में काफी सारे टेस्ट है, बराबर। तो गेहूं की रोटी आ गई कभी एक बार, कभी आ गई बाजरी का रोटला आ गया, बराबर, कभी मक्के का आ गया,
तो दैट इज इनफ। और कोई क्वेश्चंस? जैसे इस सीजन में तो आप दही बना करके छाछ प्रेफरेंस कहा है, हाँ इस सीजन में हम दही खा सकते हैं, और वो खाने के साथ खा सकते हैं या पहले खानी चाहिए या बाद में खानी चाहिए? हाँ, दही है ना, ज्यादातर खाने के बाद खाना चाहिए, फायदा करता है। अभी कौन से जिनको पाइल्स के प्रॉब्लम है, जिनको पित्त के प्रॉब्लम है, बराबर, तो वो ज्यादा खट्टा दही नहीं खाए, ताजा दही खाए तो उनको फायदा करेगा, बराबर। अभी सीजन कौन सी है, तो आप जैसे अपना ये गया, अभी गर्मी गई तो गर्मी में आप खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, बराबर। उसमें भी रात को दही आयुर्वेद में वर्जित किया है, मना किया है। तो आप ज्यादातर दिन में ही खाए तो फायदा करेगा, गर्मी में और फायदा करेगा आपको। बराबर, इन्होंने बोला हाँ दही दोपहर से पहले ही खाओ, बराबर, रात को तो नहीं खाना हाँ, चाहिए। ये तो अच्छी बात रही। अभी अगर किसी के सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल से एक और मुद्दे के ऊपर मान रहा है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये कोरोना की पॉसिबल थर्ड वेव की बातें बहुत जोरों शोरों से चल रही है, ये सब होने वाला है। वैसे हमने कोरोना के कई सारे केसेस को ठीक भी किया। अमित भाई के ऊपर और हम सब के ऊपर काफी सारे फोन आते रहते थे। तो ये आयुर्वेद के अनुसार तो ये एक प्रकार का कफ प्रकोप है, उससे अधिक कुछ है नहीं। तो बच्चों के लिए ये जो एक बात है, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को लेकर सब लोग भावुक बहुत हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसके लिए लोग अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर भी थोड़ा सा एक बार हम बात कर लें कि अगर हमारा, अब देखिए, वैसे ऋतु संधि काल में बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऋतु संधि काल में हमेशा बीमारी होती ही है, और ये भी एक तरह का ऋतु संधि काल है कि हम गर्मी खत्म होकर बारिश में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये पिछले 2 दिन से मुझे खुद को बुखार आया हुआ है। अगर मैंने दौड़ के जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया होता तो क्या पता पॉजिटिव भी आ जाता, शायद नेगेटिव भी आ जाता। लेकिन हमने तो घर के उपचारों से अपने आप को ठीक कर लिया, अभी मैं लगभग ठीक हो भी गया हूँ। तो इस समय में सबके थोड़े बहुत बीमार पड़ने की संभावनाएं हैं, और आरटीपीसीआर टेस्ट अपने आप में इतना गलत है कि उसकी उसकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और उसके आधार से यदि किसी के मन में ये बात आ गई कि नहीं हम तो कोरोना पॉजिटिव है, और फिर अस्पतालों में आजकल कोरोना के नाम पे बहुत सारी जगह पे काफी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो काफी हानिकारक है, और यदि ऐसे किसी चक्कर में हम फंस गए तो ये बड़ी परेशानी की बात हो सकती है। तो अमित भाई, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात एक बार कर दी जाए। हाँ चलो, बहुत अच्छा टॉपिक बताया आपने। और जो आपने बात कही, आयुर्वेद में काफी उसका महत्व है और काफी साइंटिफिक भी माना जाता है। जो ऋतु संधि काल होता है, मतलब एक सीजन से दूसरी सीजन में हम प्रवेश करते हैं, तो हमारी बॉडी एक अट्यून हो गई थी एक सीजन के साथ, बराबर। हमारी बॉडी बोले ना कि मिश्रित हो गई थी एक सीजन के साथ, एक ट्यूनिंग बैठ गया था, और तुरंत एक मौसम में बदलाव आ गया। तो इसमें बीमारी होना स्वाभाविक है। अभी किसकी कैसी इम्यूनिटी, बराबर, जैसे मतलब किसी को बीमारी आ भी गई, किसी को ना भी आए, बराबर, पर आना स्वाभाविक है। तो उससे डरना, बोलते हैं ना कि हर चीज जो एक हमारे शास्त्रों में तो बोला गया है कि ये जगत क्या है, प्रश्न उपनिषद हमारे एक उपनिषद है, तो उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी कि ये जगत क्या है, तो बोलते थे कि हमारी मन की उपज है। तो ऐसा ही है कि रोग भी काफी सारे हमारे मन की उपज है। कोरोना को कितना हमने डेंजरस लिया, कितना लाइटली लिया, उसी तरह से हमारी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया। किसी ने कोरोना को काफी लाइटली लिया और ठीक भी हो गए, और कुछ डर के मारे ही, मतलब बोलते हैं ना कि मर गए, और जो जिनकी मृत्यु भी हो गई, वो बहुत दुखद समाचार ये सब हमको सुनने को मिले। पर जो हमारे जो मानसिक है, बोलते हैं ना कि एक बहुत जाने माने डॉक्टर है बीएम हेगड़े, वो उनके लेक्चर में काफी अच्छा, उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो वो अच्छा काफी से बताता है कि जो हमारा माइंड है, तो मतलब बोलते हैं कि माइंड कहाँ पे है, हमारा जो मन है वो कहाँ पे है। तो लोग बोलते हैं कि ब्रेन में है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब हार्ट में है। वो बोल रहे हैं, काफी अच्छा समझा रहा है कि वो हमारा लिंक है, जितने में हमारे शरीर में जितने कोश है, ट्रिलियन बिलियन, बराबर, करोड़ अरब खरब, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स है, वो सब के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। तो हमारा जब जैसे माइंड जैसे सोचता है, वैसे उसकी बॉडी पर रिएक्शन आती है। इसके लिए काफी सारी किताबें लिखी गई है। जैसे ब्रूस लिप्टन की मैंने लास्ट टाइम भी हमारे लेक्चर में मैंने बात की थी, बराबर, कि हमारी जो हमारी जो बिलीफ होती है, वैसी बायोलॉजी हमारी बनती है बॉडी की। तो जैसे आशुतोष भाई ने बहुत अच्छा सा एक प्रश्न पूछा कि थर्ड वेव आ रहा है, अभी हम डर के सब बोलेंगे थर्ड वेव थर्ड वेव थर्ड वेव, और फिर क्या होगा कि मीडिया पूरा स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी भी बीमार हो रहा है,
पर जैसे मीडिया में बता वो कम रहे हैं तो हमारा डर कम हो गया है। अभी रोज न्यूज़पेपर में, रोज सोशल मीडिया पे रोज एक ही बात होगी कि कोरोना कोरोना म्यूकोरमाइकोसिस, बराबर कुछ ना कुछ बातें रहती और मतलब रहेगी, तो हमारा मन काफी डर जाएगा तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है तुरंत असर करती है, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाएगा, आपका जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आप शायद रात को सो ना पाओ, और उसमें बच्चों को अगर बुखार आ गया है तो आपको और मतलब ज्यादा चिंता हो जाएगी कि क्या करें, कुछ भी हो गया तो चलो डॉक्टर के पास, बराबर। डॉक्टर कुछ ना कुछ मतलब देखो सारे डॉक्टर खराब गलत नहीं होते हैं, पर क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है हमको नहीं पता है, बराबर। वो आपको एज ए पेशेंट ट्रीट करके, अगर आपका वेल विशर है, आपको अच्छे से ट्रीट करके आपको क्योर करे तो बहुत खुश मतलब बहुत अच्छा है, पर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो आपको कस्टमर तरीके से ट्रीट कर रहा है कि चलो आ गया तो बिल बनाते हैं, बराबर। और फिर जो जो एलोपैथी में जो मेडिसिन भी मिल रही है वो एक पूरा मतलब वो ऐसा नहीं है जैसे आयुर्वेद में बोला मैंने अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है घर पे लगा दीजिए और उसका यूज कीजिए। मैं बोलूंगा आयुर्वेद में तुलसी, तो तुलसी घर पे लगा दीजिए, आप यूज कीजिए। नीम का पेड़ तो घर में लगा दीजिए, यूज कीजिए। तो यहाँ पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई बोलते हैं ना कि कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे, पर वहां पे फार्मा कंपनी वो सब प्रोड्यूस कर रही है, बराबर। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करेंगे, आपको प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। बच्चों में तो देखो कुछ हाई एमजी की आपने दे दी टैबलेट तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशन से ये सिस्टम में, बराबर। कोरोना में भी हमने देखा कि जो लोग हॉस्पिटल में गए थे वो महीने महीने तक बेड से उठ नहीं पाए थे, उनको बहुत वीकनेस थी, और हमने अश्वगंधा का प्रयोग ही किया था। और एक हफ्ते में मैं खुद मेरी बात करूं, मुझे भी वीकनेस आई थी, मैंने भी आरटीपीसीआर नहीं करवाया था, बराबर, क्योंकि आयुर्वेद में कोई ऐसा आरटीपीसीआर टेस्ट की बात ही नहीं है। पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपको क्या हो रहा है आप फील कीजिए अपने आप को, आपसे अच्छा कोई लेबोरेटरी है ही नहीं, क्योंकि आप जो अपने आप को फील करेंगे उससे अच्छा कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया मेरे में कफ है, मेरे में वीकनेस है, मेरा गला बिगड़ गया है, बराबर, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये सब मेरे को प्रॉब्लम थी। तो कैसे लक्षण सोते हुए आयुर्वेद में उसको क्या करना है, सीधा है। तो वीकनेस के लिए मैंने अश्वगंधा उपयोग किया, बराबर, तो मेरी वीकनेस चली गई। मेरे को जो गले में प्रॉब्लम्स थे उसके लिए मैंने जो गार्गलिंग की है, जो बोलते ना कुल्ला किया नमक के पानी का, गर्म पानी का, तो मेरे को ठीक हुआ। तो ऐसे में एक हफ्ते में ठीक हो गया, जो मेरा डेली रूटीन का काम है वो करने लगा। कई सारे केसेस आए कि एलोपैथी लेने के बाद हमको पूछ रहे और उनको एक महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और ठीक से नहीं ट्रीट हो पा रहे थे, ठीक से क्योर नहीं हो पा रहे थे, बराबर। अभी आरटीपीसीआर आपको क्या देता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो पता नहीं। पर इसको एक बात कही गई कि जो कोरोना है वसंत में कफ प्रकोपित होता है। जैसे मैंने बोला वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है। तो ये अपना जो वसंत ऋतु में ही आया था ना ये, बराबर, अप्रैल के बाद। तो वसंत में कफ प्रकोपित होता है, उसमें एक कफ की एक प्रकार है, जैसे कफ 5 प्रकार के होते हैं, वात भी 5 प्रकार के होते हैं, पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं। मेरा एक वीडियो में लिंक भेज दूंगा, वो 5 प्रकार उसमें बताए गए हैं, तो आप सब देख सकते हैं। तो श्लेष्म ज्वर कहा गया है, मतलब एक कफ का ज्वर है, ज्वर मतलब अपना फीवर, और श्लेष्म मतलब कफ। तो कफ आपका बढ़ता है, तो आरटीपीसीआर की कोई जरूरत नहीं रही हमको, बराबर। तो पता चला कि भाई कफ प्रकोपित हुआ है, और कफ को प्रकोपित कफ जो है, तो मैंने आपको आगे बताए थे, रस बताए थे कि कफ में 3 रस होते जो कफ को बढ़ाते हैं, खट्टा, खारा और मीठा। तीखा, फीका और कड़वा रस जो होता है वो कफ को मारते हैं। तो मेरे को श्लेष्म ज्वर हुआ, मतलब मेरे को कफ बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, तिक्त रस मतलब जो होते हैं, बराबर, और कटु रस होते हैं, मतलब जो तीखे रस होते हैं और जो कड़वे रस होते हैं, तो मैंने नीम का सेवन किया, गिलोय का सेवन किया, दालचीनी है, लौंग है, अदरक का, ये सब का मैं सेवन डेली बेसिस पर करता गया। मैंने थोड़ा कंजम्पशन, क्योंकि मुझ में कफ था तो मैंने बढ़ा दिया, तो मैं उसका समन हो गया और मेरे को फायदा हो गया, बराबर। तो यही चीज ऋतु संधि काल में होगी। शायद ऐसा हो कि हम यहाँ पे जो प्रकोपित हो रहा है, हमारा जो वात प्रकोपित हो रहा है, बराबर, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन से शायद ये सीजन में आ जाए या अगले सीजन में आ जाए, बराबर। क्योंकि देखो संचय अभी पित्त होगा, अभी जो होगा एक्यूमुलेशन जो होगा वो पित्त का होगा, बराबर, और शरद ऋतु में वो पित्त एग्रीवेट होगा, करेक्ट। तो आपको शायद होगा कि शरद ऋतु में आपको डिजीज आए, जैसे हमारी ऋतु चेंज होगी वो, तो हम ध्यान रखें कि ऋतु में चेंज होते हैं, नॉर्मल हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम घर पे, जो मैंने बताया ना आपको, रस जो ऐसे आप जैसे आपने नोटिंग किया, तो आप भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, उसको रिफर करते जाए, क्योंकि हम भी तो देखो, हम भी तो कोई मतलब बोलते हैं कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, पर हम समझ के हम अपनी बॉडी को ऐसे डील किया। और हमको 10 साल से मेरा केसी में ही ले लो, तो
तो मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिए, जी रहे हैं बराबर। कोई ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन के बिना हम मर गए या कोई बहुत बड़ा डिजीज हो गया, पूरे हेल्दी अच्छे से रह सकते हैं। तो हमारा जो योग है और आयुर्वेद है उसमें काफ़ी सारी मतलब बोलते हैं ना कि काफ़ी सारी क्वालिटी है, पोटेंशियलिटीज है, वो हर की डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो जो भी आपको जो डिजीज आए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है, आशुतोष भाई है, जीविका जी, हार्दिक है, पूरा हमारा ग्रुप है जो हर टाइम रेडी रहता है। और किस तरह के डिजीज है, आप अगर किसी को सीखना भी हो तो मतलब वी आर रेडी फॉर दैट। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद के रोग को समझिए, खुद की प्रकृति को समझिए और कैसे आप डील कर पाओगे, तो आप अच्छे से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर आशुतोष भाई? उसमें और कुछ टॉपिक आपको ऐड करना है इसमें? नहीं, इसमें तो अभी ऐड नहीं करना है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हम ले सकते हैं। बाकी एक बार मैं जीविका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निरामय का जो एक हमारा एफर्ट चल रहा है उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे सबके सामने, और वो क्या है वो एक बार समझा भी दे सबको। यदि किसी के सवाल है तो पहले हम सवाल ले लेंगे, अगर सवाल नहीं है तो जीविका जी हमें इस बात को थोड़ा सा बता दे एक बार। आशु भाई और अमित भाई नमस्ते। नमस्ते अनिकेत। हाँ, मुझे अभी कोरोना का जिक्र हुआ तो एक बात शेयर करनी थी मुझे। आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है सर, आवाज में डिस्टर्बेंस है थोड़ी। अमित भाई आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, एक हेलो। मिनट मैं कर देता हूँ, मैं अपने आप को म्यूट अभी कर ठीक, अभी ठीक, अभी ठीक है? जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। रश्मि और मैं यहाँ पे अभी कोरोना के पेशेंट के साथ ही काम कर रहे ज्यादातर। तो हमें भी बीच बीच में ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि नाक गला खराब होना और नाक थोड़ा सा बहना शुरू होना। उस वक्त हमने साउंड का इस्तेमाल किया था, जो साउंड सूंघने की बात हमने पिछले साल हितेश जानी सर ने जो बताई थी। तो उसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे लक्षण 1 या 2 दिन में लगभग ठीक हो गए। तो ये भी मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत लोगों को गुणकारी हो सकता है। आशुतोष जी नमस्ते, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ पूछ सकते हो म्यूट है। आप, हाँ पूछ सकते हाँ हो। सर, मेरे ना लेफ्ट इसमें नी में ना टीयर, मैंने MRI कराई थी तो इसमें टीयर बताया गया है। एक मिनट आपका मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, फिर मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से सुन के बताता हूँ। अब बताइए। ठीक है सर, मेरी लेफ्ट नी बताया गया था, तो मैं उसने डॉक्टर बोला था, तो मैंने पूछा ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, बोले इसको काट के ना कर देंगे। तो ये मुझे तो ठीक नहीं लगा, तो इसको क्या ये कुछ आयुर्वेदिक तरीके से जुड़ सकता है? मतलब अभी मेरे पैर में ना दर्द है घुटने में, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है पॉसिबल? हाँ, जैसे लिगामेंट टेयर होता है या जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात होती है तो आयुर्वेद में तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पूरा रिप्लेस कर काट के रिप्लेस करने का। जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट सिंगर आपको फायदा करेगा, जिसको हार्ट जोड़ भी बोलते हैं वो फायदा करेगा आपको। एक पंचतिक्तम घृत आता है, उसकी मालिश लगातार आप करते रहिए, तेल की मालिश करते रहिए आप। और जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, मैंने जैसे हॉट पैक बताया ना आपको, तो हॉट पैक अप्लाई करना है। जैसे गर्म पानी को आपको कॉटन के कपड़े से वहाँ पे सेक देना है। फिर आप सबसे अच्छा मैं बता देता हूँ कि आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी को तेल के साथ मिक्स कर दीजिए, तिल के तेल के साथ बराबर। और वहां पे तिल के तेल या घी के साथ भी, तिल का तेल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हल्दी को मिक्स कर दीजिए और जहाँ पे आपको पेन है, जहाँ पे आपको बोला गया है, वहां पे उसको अप्लाई कर दीजिए। वहां पे अप्लाई करके आप उसको उसके ऊपर कॉटन जो रुई आती है वो लगा दीजिए और बांध दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए। धीरे धीरे आपको फायदा करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे पास केसेस, मेरे खुद के मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर के पास गया नहीं था मैं कि मेरे को टेयर हुआ, लिगामेंट टेयर हुआ कि क्या हुआ, पर मैं प्रॉब्लम हो गया था। हाँ वही बता रहा, राजीव कोहली जी वही बता रहा हूँ मैं। तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं गया नहीं था डॉक्टर के पास, पर मेरे को जो आइडिया थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए। एक लक्षुरादि गूगल करके आता है, लिख लीजिए आप लक्षुरादि गूगल या महायोगराज गूगल बराबर। वो आप एक टैबलेट आप ले सकते हो। हार्ट जोड़ का जो सूप आता है, हार्ट सिंगर का जो सूप आता है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, हार्ट सिंगर ऐड कर दीजिए, गर्म पानी बना दीजिए और आप पी लीजिए वो बराबर। तो वो आप ले सकते हैं। आंकड़े का जो पान आता है, जो आंक का पान आता है, वो गर्म करके आप लगा सकते हैं।
तो ये सब काफी ये नहीं, काफी सारी रेमेडीज है, काफी सारी रेमेडी है। तो आपको देखिए डॉक्टर खदर की जो बात है, तो मैंने थोड़ा बहुत उनको सुना है, मैंने उनको ज्यादा नहीं सुना है, तो वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मुझे नहीं पता है। पर देखो मेन चीज क्या है, आपको फायदा होना चाहिए। आप कोई थंब रूल नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही फॉलो कीजिए। आपको अपने से कोई रेमेडी से फायदा कर रहा है, हमारा फोकस क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि फायदा होना चाहिए। जो जो पेशेंट है, जो दर्दी है, उसका जो दर्द है वो कम होना चाहिए, यही हमारा मोटिव है, बराबर। तो आप विश्वरूप चौधरी को फॉलो कर रहे हैं और फायदा हो रहा है तो उनको फॉलो कीजिए। आप खदरवली को कर रहे हैं, आप बीएम हेगड़े को कर रहे हैं, आप राजीव दीक्षित को कर रहे हैं, आप हितेश जानी को कर रहे हैं, तो आप किसी को भी कीजिए, क्योंकि देखो सब ज्ञानी ही है, बराबर। तो वो आपकी प्रकृति को कितना समझिए और कितना अच्छे से समझा है आपको, और आपने कितना अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि अल्टीमेटली तो डिसिप्लिन आपकी ही रहेगी। मैं कितना भी इधर ज्ञान की हम बातें कर ले, पर अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बोला कि रात को लेट सोना नहीं है, आप रात को लेट सो रहे हो, जैसे नी के प्रॉब्लम है, तो वहां पे उस टाइम पे जिस टाइम पे हमको प्रॉब्लम है वहां पे उस पर ज्यादा लोड ना आए, वजन ना आए, तो उस पर हमको काम करना है। हमारा वजन कम करना है उस टाइम पे, क्योंकि नी के प्रॉब्लम ज्यादातर उसीलिए आते हैं कि हमारा वजन से वेट से बढ़ गया, फिर हमारा मतलब जो बोलते हैं दौड़ना है या कोई एक्सेस स्पोर्ट्स की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम, जैसे आयुर्वेद में क्या बोला गया, जो प्रकोपित हो रहा है, जो मतलब बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हमको क्या करना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, उसको डिक्रीज करने के लिए हमको ट्राई करना है। तो ऐसे ट्राई करेंगे, बराबर, तो वो कम हो जाएगा। नी के प्रॉब्लम है तो वात बढ़ गया, तो वात बढ़ने के लिए हमको समन करना है। किसका समन करने के लिए क्या करना है, तेल मालिश मैंने बोल दिया, सनलाइट बोल दिया, आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम आधारित जो खाने हैं वो आपको खाना है, बराबर। जो मैंने दवाई बोल दी है, जो मैंने जड़ी बूटियां बोल दी है वो अप्लाई करनी है, तो कीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। मैंने एक और दवाई लिख लीजिए, महाराष्ट्रादि कवाथ आता है, क्योंकि मेरे को भी जो प्रॉब्लम्स हुए थे, अपना मेरा भी जो पैर अकड़ गया था पूरा, जिसको ग्रोइन पेन बोलते हैं, अलग अलग उसके कारण होते, कोई बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से भी होता है, कोई बोलते हैं इंग्युलर हर्नियास के लिए भी होता है। तो ग्रोइन पेन मेरे को हो गया था, जो अपना पेल्विस आता है ना, जो मतलब बोलते हैं ना कि हिप बोन, तो वहां पे मेरे को जबरदस्त पेन हो रहा था। मैं मतलब बोलते ना कि एक सपोर्ट लिए बिना चल नहीं पाता था। तो उसमें मैंने क्या किया, त्रिफला गूगल लिया, क्योंकि मैं महायोगराज गूगल उस टाइम पे नहीं ले पाया, तो मैं उस टाइम पे त्रिफला गूगल ले लिया, मेरे को फायदा किया। अश्वगंधा मैंने लिया, और महाराष्ट्रादि कवाथ, जब भी मेरे को पेन होती है, और समझ लो कि मेरे को मैंने जैसे तेल मालिश से अप्लाई किया या हॉट पैक अप्लाई किया, और अभी पूरा दिन तो मैं हॉट पैक और अप्लाई नहीं कर पाऊँ। चलो सपोज मैं ऑफिस चला गया और मेरे को वहां पे कुछ दवाई लेनी है, तो मैंने फिर ये महाराष्ट्रादि कवाथ जो यूज किया, उससे मेरे को फायदा हुआ है। तो महाराष्ट्रादि कवाथ आप यूज कर सकते हो। सर मेरे को ना एक दूध के बारे में भी पता करना था। जैसे देसी गाय का दूध अब मैंने ट्राई किया कि मैं लूंगी तो देसी गाय का ही दूध लूंगी, तो इसमें जैसे वो घूमने वाली गायें होती हैं पर वो कुछ भी खा लेती हैं, तो उनका दूध कहाँ तक ठीक है, और मतलब मेरे घुटने के दर्द में क्या दूध लेना ठीक है? कुछ लोग कहते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं सर, बोलते हैं कि वो जो डाइट प्लान बताते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि दूध भी बंद कर दो। तो कितना रेशनल है ये, मतलब आयुर्वेद क्या बोलता है इसके लिए? देखो आयुर्वेद तो गाय के दूध को अमृत मानता है। पृथ्वी पर अगर कोई अमृत है तो वो गाय का दूध है, बराबर। और गाय के दूध में कैल्शियम रहता है, तो जो आपके जो प्रॉब्लम्स है, बराबर, तो आपको कैल्शियम मिलेगी तो आपके बोन स्ट्रांग होंगे, आपकी जो हड्डियां है वो ज्यादा मजबूत होगी। तो आपको गाय का दूध तो पीना ही है, उसमें मैं कोई ना नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप बोल रहे थे जो चरती है, तो अभी देखो बारिश की सीजन है, तो उसको गाय की मजबूरी क्या है कि उसको भी खाना नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो खाना नहीं मिल रहा है तो बेचारी क्या है, भूखी है, तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक खा लेती है। अभी तो बारिश की मौसम है, तो उसको भरपेट उसको खाना मिल जाएगा, प्रकृति बहुत अच्छे से उसको मैनेज करती है, फूड सप्लाई दे रही है। तो जो भी गाय अभी दूध देगी वो आपको अच्छे से मिल जाएगा, वो चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चरती गाय है वही अच्छी है, जो गाय बंधी हुई है उससे अच्छी चरती गाय है, तो अगर आपको कोई लग रहा है तो ऐसा कोई ढूंढिए आप, जो मतलब कि जो गोपालक है, तो उसका मतलब जो खाने की जो सिचुएशन मतलब जो है कि चरती चरती आके आपके घर पे आती है, बराबर, और आप अगर उसको कुछ खिला देते हैं या कोई एक ग्रुप बन जाता है। क्योंकि देखो ये व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है हमारी, हम पूरे सब जो जा रहा है एक बेल्ट पे जा रहा है, जो हमारे बोलते हैं कि हम पहले फूड प्रोड्यूसर हम खुद थे, मतलब हम किसान थे। हमारे भारत में तो बोला गया 90% या 95% लोग किसानी करते थे, और मतलब खुद का ही खेत होता था, अनाज भी उगाते थे, और पशुपालक भी थे। तो हम गाय तो हर घर में रहती थी, पर हमने पूरे सिस्टम बिगाड़ दिया, हम पूरे डिपेंड हो गए फैक्ट्री पे, बराबर, हर किसी की फैक्ट्री।
खाने की फैक्ट्री, मतलब पूरा मतलब बोलते ना सब रेडीमेड फूड, दूध, आटा रेडीमेड, हर चीज पैकेजिंग फूड में आने लगा है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है गड़बड़ी वाली है और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। मतलब चराने वाली गाय दूध है ना, उसको आपको लूट लेना नहीं है, आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, पर ये फार्मा कंपनियां क्या सोचती है भगवान जाने, बराबर। और कई केसेस देखने को मिलते हैं, कोरोना में हमने देखे कि कई लाखों की लूट चली और लोग रहे नहीं या बहुत प्रॉब्लम उनके सॉल्व नहीं हुए। तो ये सब भी हमको समझना चाहिए। तो कोई ऐसा ग्रुप आप बना सकते हो, जैसे बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल, मतलब एक ज्वाइन होके कि भाई ऐसा हमको डाइट फॉलो करना है, तो उसके लिए हमको दूध चाहिए, तो कोई गौशाला से कैसा टाइप कर दिया, कुछ हम अरेंजमेंट कर दें उनका खाने का, तो या बाहर चरने का, तो ये हो जाएगा मानसून में। उसके बाद उनको कुछ खाने का क्वालिटी मिल जाए। अगर गाय भरपेट होगी तो वो फिर नहीं कुछ ना कुछ गलत खाएगी, बराबर। तो वो सिचुएशंस तो पूरी हमने बनाई हुई है और हमने ही बिगाड़ी हुई है, तो इसीलिए हम ही अब सफर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये श्रावण में दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि श्रावण मास में कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी पे दूध चढ़ाया जाता है, तो आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ होते हैं ना ऋतुओं के अनुसार, ऋतु के नहीं अनुसार देखो, किसी चीज का सेवन, यहाँ ऐसा पे कुछ है या मिथ दही है? वर्जित किया है। दूध ऐसा है कि दूध बोलते हैं कि समतोल आहार है, तो श्रावण में आप दूध ले सकते हो। ऐसा मेरे तो कोई ध्यान में कि श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए, बराबर। नहीं, अच्छा, ये ये मिथ है। एक बात है, एक मिनट, ये बात श्रावण में दूध नहीं पीने वाली बात कई सारी जगहों पर कही जाती है, और उसमें ये भी उदाहरण दिया जाता है कि क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो वो विष शिव जी को समर्पित किया गया था। तो उसी उदाहरण को लेकर के ये भी बताया जाता है कि श्रावण में दूध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो एक महीने के लिए उसे शिव जी को नहीं, समर्पित किया जाए। उसका कारण पर जो इसमें मैंने एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँ, अगर लॉजिकली हम जाए, ठीक है, वो हमारा मतलब जो अध्यात्म है या फिर हमारे जो पुराण जो बोल रहे हैं वो उसकी शायद हटके जाए। तो देखो, दूध आप कौन सा पी रहे हो, जैसे आपने डेयरी का पिया या भैंस का पिया तो पचने में भारी है, तो वो नहीं पीना चाहिए, जैसे मैंने लाइट बोल दिया। अभी आप दूध, बराबर, तो दूध का कंजम्पशन कितना है, बराबर, उस पर भी डिपेंड है। दूध की अगर खीर है तो आप नहीं खा सकते हो इस सीजन में, क्योंकि वो पचने में भारी है। दूध जैसे आपने खसखस वाला पी लिया, ज्यादातर लोग जिनको इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो तो पीते हैं, नटमेग वाला है तो पचने में भारी है। तो दूध के कौन से प्रकार है, जैसे आपने गर्म करके सुबह में थोड़ा सा पी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बराबर। फिर भी अगर मेरे पास कोई अगर जानकारी आई जैसे मतलब श्रावण महीने की स्पेसिफिक आयुर्वेद की, तो मैं आपको ऐसा शेयर करूंगा। तो या मेरे हमारे हाँ ग्रुप सर, है मैं आपके संवाद में, तो मैं डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मैं अपने इसमें एक बात ये आई है सामने श्रावण महीने को लेकर के। एक बात ये भी कहीं से मुझे जानकारी मिली है कि होता क्या है कि वैसे गाय में और प्रत्येक जीव में ये एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस होती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये बताया जाता है कि बारिश के तुरंत बाद जब तरह तरह की घास निकलती है, तो उसमें कभी कभी कोई कोई घास छोटी होने से आइडेंटिफाई होने में कभी दिक्कत होती है, कि जो गाय के लिए अखाद्य भी होती है, लेकिन घास बहुत छोटी होने से गाय कभी कभी मान लो उसका वो समझ नहीं पाती और उस कारण से वैसी घास भी खा लेती है जो उसे नहीं खानी चाहिए। और उसके कारण से टेम्पररीली हो सकता है कि वो दूध में जो पोषण मिलना चाहिए वो टेम्पररीली एक महीने के लिए ना मिले। तो इसलिए आषाढ़ के बाद का मतलब बारिश के बाद का एक महीना दूध ना पीने की बात, वो मैंने ये सुनी सुनाई बात है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। लेकिन कई सारे गोपालकों से और कई सारे जानकारों से बात की, तो हमने कई सारे पहलुओं को समझने की कोशिश की, जिसमें से सारे लॉजिक कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ ये एक छोटी सी बात हमारे सामने आई, ये भी इतनी कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन यदि कोई इसके फेवर में आर्ग्यू करना चाहता है कि श्रावण में क्यों दूध नहीं पीना चाहिए, तो उसके पीछे बस ये एक छोटा सा कारण हो सकता है। इसको छोड़ के बहुत सारे कारणों के बारे में हमने जांच की, तो हमें कोई कारण मिला नहीं कि क्यों दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं, जो मैं जो हाँ, एक मैं ये लॉजिक लग जानना रहा चाहती थी है कि वो लग रहा कई है कि बार भारी पना, बराबर। तो अगर गाय का दूध नहीं तो बकरी के दूध में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कोई कच्छ में रहे तो वो जो ऊंट का दूध है उसमें शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा लाइट होता है ऊंट का दूध, और वो लाइट दूध कंजम्पशन आप कर सकते हैं, बराबर। अगर किसी को मतलब समझ लो कि दूध पीना ही नहीं है, तो अगर आप दूध एक महीने में आप स्किप भी करो तो कोई इश्यू नहीं है, समझ लीजिए, बराबर। पर आपको तो सर ये जानना चाहती थी कि गाय के खाने से। कैल्शियम आपको चाहिए बॉडी में, तो कुछ ना कुछ आप जो बोलते हैं दूध तो सबसे अच्छा होता है। दूध नहीं तो आप केला लीजिए फिर उसके लिए, कैल्शियम के लिए। ठीक है सर, हाँ मैं यही पूछना चाहती थी कि कितना लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि गाय तो हरी घास तो सावन में ही मिलती है काफी,
तो काफी उसको अच्छी ग्रीन घास खाने को मिलेगी। और कुछ लोग मतलब पुराणों में मैं ये जानना चाहती थी कि मिथ है, ऐसे ही लोग मान रहे हैं, मतलब परंपरा ऐसी हो गई है, बिगाड़ है, या फिर सत्य में वेदों में ऐसा लिखा है या आयुर्वेद में ऐसा लिखा है? इसमें देखिए देखो, पूनम जी, इसीलिए बताया जाता है कि भाद्रपद में तो दूध खूब पीना चाहिए, यदि आपको ध्यान होगा तो। भाद्रपद में हमारे यहाँ जब श्राद्ध होता है तो श्राद्ध में खीर बनाने की परंपरा रही है, तो जी खीर जी तो जी बिना दूध बिल्कुल। के बनती नहीं है ना। श्राद्ध में खीर पूरी खास करके बनती है, तो भाद्रपद में तो खूब सारा दूध पीने के लिए कहा गया है, क्योंकि श्रावण में जो घास उगती है वो घास तो काफी अच्छी, काफी सेहतमंद होती है। तो इसलिए उसके बाद, और दूसरा ये भी होता है कभी कभी कि बिना किसी के आपका जीवन ना चले, ये भी नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ त्याग करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी कुछ कुछ चीजों को कुछ कुछ समय के लिए वर्जित किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि बिना दूध के आपका काम ही ना चले, या बिना इसके आपका काम ही ना चले। इसीलिए हाँ हमारे यहाँ के व्रतों में, उपवासों में ये भी परंपरा बनाई गई है कि कभी आप नींबू नहीं खाएंगे, कभी आप नमक नहीं खाएंगे, कभी आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, आप बासी ही खाएंगे। तो ऐसी तरह तरह के हमारे यहाँ नियम बनाने के पीछे एक जो लॉजिक है वो ये भी है कि हमें अनासक्ति सिखाई जाए, ये भी बात है और ये भी है। और श्रावण में जितनी नहीं पीने की बात है, उससे डबल मजबूती से ये कहा जाता है कि भाद्रपद में खूब दूध पियो। पर वो एक सर सब्जेक्ट और अलग है, शायद गोपालक या उसके जो विशेषज्ञ है उसे पूरी जानकारी हम भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए समझ लो कि थोड़ा बहुत नया है। हाँ, मतलब मेरा पूरा लॉजिक तो इस पे होता है कि जैसे वर्षा ऋतु तो श्रावण भाद्रपद, तो उसमें से लाइट फूड बराबर, तो मैं यहाँ तक लॉजिक लगा सकता हूँ। फिर उसमें और डिटेल है तो ठीक है, हम भी ट्राई करेंगे, अभी ट्राई करें, हमारा जो ग्रुप है उसमें हम शेयर करेंगे। पर आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपको कैल्शियम सोर्स चाहिए, तो वो लीजिए। जैसे अभी तो सूरज की किरणें जैसे भी आपको मिलती है तो वो लेने का ट्राई कीजिए। इस सीजन में तो कम मिलेगी, पर जो भी सीजन अभी नेक्स्ट आएगी उसमें आप उसको कांस्टेंट लीजिए, आपके नी पे वो आना चाहिए सनलाइट, बराबर। तो आपको विटामिन डी है, आपको कैल्शियम है, तो वो सबका भी वो कंजम्पशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें सर चूना कितना रेलिवेंट रहता है और चूने का प्रयोग कैसे करें? चूना जो पान में खाता है वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा फिर आपको पानी में भी चाहिए तो एकदम छोटा सा, क्योंकि फिर वो क्या साइड इफेक्ट देता है। तो एकदम छोटा सा, मतलब समझ लीजिए कि सुई की जो नोक पे आता है ना, उतना सा है, एक गिलास में मिला दीजिए तो कोई इश्यू नहीं है, बराबर। जी थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे एक सवाल है। हाँ पूछिए। वजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हम बोलते हैं कि ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। हम खाते हैं तो बहुत तला हुआ भी नहीं खाते, बाहर का मैदा, ऑयली, वो सब अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि चलो कहीं पार्क में कोई जिमिंग के टूल से वो ले ले, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाए, जितना हो सके उतना घर का काम सारा हाथ से करे। बाहर का कुछ ऐसा भी नहीं खाए, महीने में 2 बार उपवास करे। और दूसरी बात कि चलो डाइटिंग करते हैं कि एक टाइम ही रोटी खाना, 2 टाइम सूप, लेकिन वो कितने दिन तक कर सकते हैं? फिर तो 2-3 महीने के बाद ऐसा ही होगा ना कि हमको खाना है रोटी। तो ऐसा क्या करें कि उससे मतलब वजन बढ़ता नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाए? हाँ देखिए, इसमें बता दूं, आप मेरा नंबर दिया, आप मेरे को बाद में कांटेक्ट करना, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ क्वेश्चन से कितने पूछने उचित रहेंगे मैं नहीं जानता हूँ। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पहले तो एक तो सोचिए, मतलब वो आपसे पर्सनल को पूछना पड़ेगा वजन क्यों बढ़ाना है, तो एज वो सब हम मेरा नंबर दिया है, बाद में हम चर्चा करेंगे उस पर। आपके साथ में व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल से मैं आपको चर्चा करूंगा। पर अगर वजन बढ़ाना है तो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। रात को आप, जैसे इन्होंने बताया ना आशुतोष बहन है कि अपना भाद्रपद आ रहा है तो उसमें खीर खाइए, तो खीर है वो वजन बढ़ाती है, बराबर। फिर रात को जो दूध पीते उसमें खसखस आ गया, खसखस जो आता है ना वो हम ऐड करें, अश्वगंधा ऐड करें तो वजन बढ़ता। मिस अंडरस्टैंडिंग, बढ़ाना नहीं घटाने के लिए क्या करना चाहिए? दीदी एक्सरसाइज बताने करते हैं। दीदी बताने घटाना बढ़ाना, घटाना सर अच्छा कम सर करना कुछ है, लोगों ओके 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 ओके, सर चलो। कुछ लोगों अच्छा को बढ़ाना भी है, मेरे को बढ़ाना है, उसका भी बता दीजिए। हाँ हाँ, तो दोनों बता देता, चलो बढ़ाने के लिए बता देता हूँ। जैसे बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बता देता हूँ। आशुतोष भाई ने जैसे बता रहे भाद्रपद आता है उसमें खीर, तो खीर जो हमारी है वो वजन बढ़ाती है। जो भी जो फूड में जो भारीपन है, बराबर, वो वजन बढ़ाता है। तो भारीपन जैसे कप के जो रस होते हैं ना, जो कप के जो रस होते हैं ना, बराबर, वो वजन बढ़ाते हैं। जैसे मीठा रस है ना तो वजन बढ़ाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप जो सफेद चीनी है वो खाइए।
अश्वगंधा अवले करके क्या आता है वो आप खाइए। अश्वगंधा अवले वजन बढ़ाता है, बराबर। अश्वगंधा अवले लिख लिया। हाँ, वजन घटाने के लिए मैं एक और बता रहा हूँ, त्रिफला गूगल, ये कम करने के लिए। मैंने आगे अश्वगंधा अवले बताया, वजन बढ़ाने के लिए किया बताया, कम करने के लिए त्रिफला गूगल या त्रिफला का पाउडर भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आपकी आंत साफ होगी तो अपने वो फैट डिपॉजिट होने नहीं देगा। तो त्रिफला या त्रिफला गूगल, बराबर। गर्म पानी, जो जिनको बढ़ाना है वो मटके का ठंडा पानी पिए, जिनको घटाना है वो पानी उबाल के पिए, बराबर। ये 2 चीजें हैं। जिनको वजन बढ़ाना है वो एक्सरसाइज कम किए करे, मतलब चलना है तो उनका थोड़ा बहुत चलना रखे, हजार कदम, बराबर, ऐसे कदम रखे। जिनको वजन घटाना है, कम करना है, वो ज्यादा चले, बराबर, वो व्यायाम ज्यादा करे। तो इस तरह के सिचुएशंस है। फिर भी इसमें काफी सारे प्रिकॉशंस है कि व्यायाम करे तो अगर पसीना निकलता है तो उसको स्टॉप करना है, क्योंकि कांस्टेंट जो लोग जिम में जाते हैं और 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं अपनी बॉडी क्या बोलते हैं कि स्लिम रखने के लिए, तो उनको हाई बीपी की और अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं, बराबर। तो इस पे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैंने थोड़े बेसिक्स आपको बता दिए, बाद में मेरे को कॉल करके हम डिस्कस कर सकते हैं इस पे। हमारा ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है, आई थिंक 8 बजे से। तो मेरा नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करें, मतलब बाद में मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। बहुत बात यहाँ पे रोक सकते हैं। मैं हार्दिक से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि निरामय के बारे में एक बार बात बता दे सबको। हार्दिक। ओके आशुतोष भाई। हाँ, तो अभी मैंने एक लिंक एक पेस्ट किया है। हाँ, हमारा एक ग्रुप है निसर्गायन करके, और उसमें मतलब हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, और उसमें हमने निरामय करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें लाइक कोरोना, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोरोना इतना मतलब जो बोलते हैं फर्स्ट स्टेज में होता है, बट लोग इतने वो हो जाते हैं, उनको बहुत डर लगता है। तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि लाइक डायरेक्टली मेडिसिन वो लेना स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले ही अगर उनको कहीं कोई मतलब आयुर्वेदाचार्य या जैसे अमित भाई है और दूसरे जो विशेषज्ञ है, उनसे अगर संपर्क किया जाए तो उनको प्राइमरी ही प्रिकॉशंस और प्राइमरी ही अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो घर से ही जो हम बोलते हैं कि किचन रेमेडी है, उससे ठीक हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है जिसमें कोई भी कॉलर है जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो हमारी जो वेबसाइट है इसमें वॉलेंटियर दिए हैं, और वॉलेंटियर को आप कॉल कर सकते हो, और वॉलेंटियर आपको जो भी विशेषज्ञ है उनसे आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के आपका बात करवाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम है उनसे मतलब उनका आप पूरा एक मतलब उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिससे मतलब आप स्टार्टिंग में ही जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसका निवारण ला सकते हैं। तो एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया है, और ये अभी प्रयास हमारा चालू है। तो यहाँ पे हम लाइक ये बताना चाहते हैं कि आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। आशुतोष भाई, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एसेंशियल क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, और हमने जो हार्दिक ने बताया बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि लोगों को हम मदद करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था कोरोना के नाम पे। लोगों को डरा के काफ़ी एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर रहा था, मतलब मानो कि मेडिकल इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हो कि बहुत सारे कस्टमर का मतलब क्या बोलते हैं कि एक हॉरिजन है वो वाइड हो रहा है। तो हमने सोचा कि इस पे कुछ हम लोगों की हेल्प करें, तो हमने एक कॉल सेंटर जैसा एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे कॉल आते थे। कुछ हमारे जो स्वयंसेवक है वो कॉल हमको फिर डाइवर्ट कर देते थे और हमको उनको रेमेडी देते थे। तो ये थी कोरोना की बात, की कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम था। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो 365 दिन है वो हमारी हेल्पलाइन मैं चाहूँगा कि स्टार्ट रहेगी, और आप के जो कॉल है डायरेक्ट मेरे पे या सीधे कॉल सेंटर से, जिनको मतलब नहीं पता है और आप ये लिंक आप शेयर कर देंगे तो हमारे तक वो पहुंच सकती है, और कुछ ना कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस और इनएक्सपेंसिव, मतलब जो महंगा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस उनको खाली डिसिप्लिन फॉलो करनी है, वो कर सकते हैं। समय काफ़ी है, थोड़ा बहुत आशुतोष भाई बोलेंगे उसके बाद हम स्टॉप करेंगे।
फिर भी अगर किसी को बहुत एसेंशियल क्वेश्चन से, मेरा नंबर तो दिया हुआ है, फिर भी अगर यहाँ पे कुछ पूछना हो तो 5-1 मिनट में पूछ सकते हैं। हाँ आशुतोष भाई आप स्टार्ट कीजिए तो अभी। आशुतोष भाई। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम था, तो क्या बात थी, थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दी है, एक बार रिपीट करेंगे? मैंने बोला कि हमारी जो मैंने नंबर दे दिया है, हार्दिक ने लिंक शेयर कर दी है, और जो हमारा जो एफर्ट है वो अभी 365 दिन चलेगा, ना कि कोरोना तक लिमिटेड रहेगा। थर्ड वेव भी आएंगे तो हम पूरा एफर्ट डालेंगे कि हम हेल्प करें। अभी टाइम काफ़ी हो गया है तो हमारे पास समय कम है, मतलब सबको अभी अपने काम पे लगना है, मेरे को भी लगना है। तो 5 मिनट है, तो किसी के एसेंशियल क्वेश्चन तो ही पूछे, बाकी हमको बाद में कांटेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, और आप कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए, फिर हम 5 मिनट में खत्म करते हैं। और सर दूसरा कि यहाँ पे फोन नंबर शेयर कर दीजिए। फोन नंबर चैट में शेयर किया हुआ है, आप एक बार ऊपर चैट में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ 80008240088। मैंने फिर से शेयर कर दिया, बराबर। और दूसरी एक रिक्वेस्ट सबको ये है कि यहाँ पे ऊपर ही हमने ये जो एक वेबसाइट की लिंक दी है, वो लिंक में थोड़ी सी एरर है, लेट मी रेक्टिफाई दैट। तो अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसको वेबसाइट के जरिए ही मतलब वहां पे जो हेल्पलाइन है उसी के जरिए आप कांटेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि पर्सनल नंबर पे फोन करने से बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो अनलेस अंटिल वेरी अर्जेंट हम ये निरामय के लिंक के थ्रू कांटेक्ट करें तो अच्छा होगा। इन केसेस ऑफ अर्जेंसी आप कभी भी किसी को भी फोन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लिंक मैं फिर से एक बार यहाँ पे शेयर कर देता हूँ सबके साथ। हाँ, ये आ गई लिंक। वो वर्क हो रही है आई थिंक, जो मैंने सेंड किया वो। ओके ओके, हाँ फाइन। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ काम है, तो मतलब मैं इतना ही समय आपको दे पाया, क्षमा कीजिए। मैंने नंबर दे दिया है, आशुतोष भाई ने लिंक भी दे दी है। आशुतोष भाई अभी आपका नंबर डाल दीजिए, मैं अभी लेफ्ट हो रहा हूँ, मैं तो मैं रख देता हूँ नंबर। क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ, ये मेरा भी नंबर यहाँ पे नीचे लिखा है, तो किसी को भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनलेस अंटिल अर्जेंट कोशिश करें कि आप वेबसाइट के ऊपर से कांटेक्ट करें, और अगर अर्जेंट हो तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं। और आज की बातचीत काफी अच्छी रही, वर्षा ऋतु के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में काफी सारी बातें आज हमने जानी, और कोशिश करते हैं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य का ये संदेश हम सब तक पहुंचाते रहें, और जिन जिन को जरूरत हो उन तक हमारी बात पहुंचे, ये बड़ा जरूरी है। तो ये वेबसाइट का जो लिंक है ये भी आप जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कहीं ये ना हो कि कोई छोटी सी बीमारी के कारण कोई परेशान हो जाए और हमारे पास उपाय होने के बावजूद किसी को परेशान होना पड़े। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये बात पहुंचाए कि आपकी बीमारी का समाधान आपके रसोई घर में ही है, ज्यादातर बाहर कुछ दूर जाने की, घूमने की जरूरत नहीं। बस ये बात हम सब तक पहुंचा सके, इतनी ही आशा, इतनी ही अपेक्षा। सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। कॉल मेरे ख्याल से अब हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।